बाबर साहब मेरा ख्याल है शुरू करते हैं, कुछ 36 बिल्कुल लोग हैं इस वक्त हमारे साथ हम्म, और अनम भी हैं। तो अनम, आपके साथ जो क्वेश्चन मैंने शेयर किया था कि आपकी जो तीनों किताबें हैं उसकी मेथोडोलॉजी पे आप गुफ्तगू करें तो वो ज़्यादा यूज़फुल होगी, और उसमें एग्जांपल्स जो हैं वो आप साइट करें अपने तीनों जो वर्क्स हैं आपके उसमें से। और उसमें पहला ये है कि आप कैसे फ्रेम करती हैं अपने प्रॉब्लम को, और टूल्स कैसे डेवलप करती हैं, और डेटा कलेक्शन और उसकी फिर एग्जीक्यूशन जो है, जो कि आपकी किताब जो मैंने पढ़ी उसमें तो बड़ी शानदार है, तो वो आप कैसे करती हैं। तो ओवर टू यू, 30 मिनट तक आप प्लस माइनस कुछ भी हो जाए कोई इशू नहीं है, उसके बाद फिर हम बाकियों को भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। और अनम साहब शुरू में थोड़ा सा अपने बारे में ना नाम की हिस्ट्री भी बता दीजिएगा कि अनम नाम का मतलब क्या है, कहाँ से आया है, और ताकि हम जरा ज्यादा रिलेट कर सकें। Zarur. Well, firstly, thank you so much for having me, especially Dr. Shahid. Thank you for your interest in my work, and it's really a privilege and honor to be here today. मैं ज़रूर अपनी methodology वगैरह share करूँगी, but I'd love for this to be as interactive. So मैं शायद 30 मिनट ना बोलूँ, I'll stop earlier. तो जो भी questions हो, जो भी चीज़ें मैंने ना address की हों, please feel free to ask. I'm more than happy to answer any questions. Anam का मतलब gift of God है, अल्लाह की नेमत. And मैं लाहौर में बड़ी हुई हूँ, एंड फिर इस्लामाबाद में थी कुछ साल, अब मैं टोरंटो में होती हूँ. एंड ये जो काम मैंने शुरू किया था ये कोई 12 साल हो गए हैं. ये बाय कोइंसिडेंस ही शुरू हुआ. मैं अपनी स्टडीज़ करके जब पाकिस्तान आई तो मेरा जो पहला जॉब था वो सिटीजन्स आर्काइव ऑफ पाकिस्तान के साथ था. शायद आपने नाम सुना हो. एक छोटा नॉन प्रॉफिट अदारा है जो कराची से शुरू हुआ, फिर लाहौर आया, थोड़ी देर इस्लामाबाद में भी उसने ऑपरेट किया. और उधर मेरा काम था उनका जो ओरल हिस्ट्री प्रोग्राम है उसको लीड करना. सो ओरल हिस्ट्री प्रोग्राम में लार्जली हम पार्टीशन पे फोकस कर रहे थे 1947 पे, और जो पाकिस्तान की फर्स्ट सेकंड जनरेशन है. सो माय जॉब बिकेम टू गो आउट एंड कलेक्ट इंटरव्यूज एंड नैरेटिव्स ऑफ पार्टीशन सर्वाइवर्स. और काफ़ी साल मैंने ये काम किया, 3 साल मैं उनके साथ ही रही. और शुरू में व्हाट आई नाउ व्हेन आई लुक बैक, हम जो सवाल पूछ रहे थे हमारे पास बड़े स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स होते थे जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से थे, और उस पर कुछ टीम मेंबर्स ने भी काम किया, पर हम एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के साथ जाते थे. और मैंने अपनी रिसर्च में बाद में जब मैंने ट्रांसक्रिप्ट सुनी, जब मैं इस काम में ज़्यादा डीपली एंगेज हुई, मैंने नोटिस किया कि लोग बहुत सारी चीज़ें कह रहे थे, मगर काफ़ी दफ़ा मैं वो चीज़ें सुन रही थी जो अलाइन करती थी विद द नेशनल हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन दैट आई हैड ग्रोन अप विद. Right, because we as researchers always have some preconceived notions, या कोई ना कोई bias, या कोई ना कोई expectation. तो मैं unconsciously tune in या tune out करती थी. जब पार्टीशन वायलेंस की बात होती थी तो वो मुझे लगता था कि ये पार्टीशन स्टोरी है, बिकॉज ऑब्वियसली पॉपुलर इमेजिनेशन में उसी तरह पार्टीशन के बारे में बात की जाती है. जब कोई बात करता था कि हमारे हिंदू या सिख नेबर्स ने हमारी मदद की, तो मैं सोचती थी बहुत अच्छी स्टोरी है, बट असल स्टोरी की तरफ चलते हैं और क्या हुआ. सो काफ़ी देर मैंने इस तरह काम किया, काफ़ी लोगों से मैं मिल सकी. बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज आगे आई. एंड एट सम पॉइंट आई थिंक 2 साल के बाद एक पर्टिकुलर इंटरव्यू था जिसने मुझे थोड़ा सा जोल्ट किया. बट उस वक्त मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि और बहुत सारे इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं जिन पे मैं फोकस नहीं कर रही, बिकॉज वो ऑफिशियल मेन स्ट्रीम और स्टेटस हिस्ट्री के शायद डाइवर्जेंट हैं या शायद उसको रेजिस्ट कर रही हैं. सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट माय फर्स्ट बुक. What I wanted to know was कि अभी तक हमारे पास partition survivors हैं. Pakistan is very fortunate in that sense कि first generation is still around as walking talking sources of history. मगर आगे तक ये stories necessarily नहीं पहुंच रही, जो इनमें diversity है, जो इनमें nuance है, जो बातें इन कमरों में हो रही हैं वो हमारी text books में नहीं है, हमारे mainstream discourse में नहीं है. और ये काफ़ी dangerous है, काफ़ी डेंजरस है. और मुझे इसका डेंजर इस तरह भी मेरे सामने आया क्योंकि मैं सिटीजन्स आर्काइव के साथ अलॉन्ग साइड ओरल हिस्ट्री प्रोग्राम, उनका एक्सचेंज फॉर चेंज प्रोग्राम रन कर रही थी, जो इंडियन और पाकिस्तानी स्कूल स्टूडेंट्स को कनेक्ट करता था. तो जब मैं क्लासरूम्स में जाती थी
تو ایک بہت ایکیوٹ ریئلائزیشن تھی کہ اوپینینز اور ہارڈ لائن ہو رہے ہیں, prejudice انکریز ہو رہا ہے, مسکنسیپشنز انکریز ہو رہے ہیں. اینڈ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بیکاز آن ون لیول مجھے پارٹیشن سروائیورس کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈائنگ وش ہے کہ ہم اپنے گھر جا سکیں, اپنے گاؤں جا سکیں. اور مجھے بڑی عجیب چیز لگتی تھی, بیکاز جہاں تک میں نے ہسٹری پڑھی تھی کہ پاکستان بن گیا, why would you ever want to look back? Is it almost unpatriotic to look back? But وہ ایک نوسٹالجیا ایکسپریس کر رہے ہیں, اور بچوں کا جو ایک دوسرے کے ساتھ رویہ ہے یا سوچ ہے کبھی نہیں ملے, وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے, زیادہ ہارڈ لائن ہے. تو میری پہلی کتاب became the basis of my later work. That's why I'm talking more about it, because I became very interested in personal history and state history, and ان میں ڈسکنیکٹ اور کنیکشنز کہاں پہ ہیں essentially. So پہلی جو کتاب ہے, it's called the Footprints of Partition, Narratives of 4 generations of Pakistanis and Indians. So میں نے 4 generations کے ساتھ کام کیا, میں across the border بھی گئے, اور میں نے میپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ پارٹیشن کے بعد پارٹیشن کی جرنی کیسی رہی ہے. بیکاز پارٹیشن میرے لیے 1947 میں ختم نہیں ہوئی, ایک وہ اسٹیٹک فکسڈ ایونٹ نہیں ہے بیک ان ہسٹری. وہ ویری مچ ایک ایوالونگ پروسیس ہے, اور اس کو ہم نے ڈیفائن اور ری ڈیفائن, شیپ اینڈ ری شیپ کیا ہے. آج اس کا جو مطلب ہے, آج ہم جس طرح اس کو دیکھتے ہیں, وہ بہت ڈفرینٹ ہے دین پارٹیشن سروائیورس ایکسپیکٹڈ اٹ ٹو بی, رائٹ. یہ ایک چھوٹا سا اینیکڈوٹ ہے, بہت دفعہ میں نے کوٹ کیا ہے. ایک میں عورت کا انٹرویو کر رہی تھی, انہوں نے کہا کہ اس وقت میرا خیال تھا کہ پارٹیشن کا مطلب ہے کہ گرمیوں میں امبالہ میں آم کھاؤں گی اور سردیوں میں سرگودا میں کھنو کھاؤں گی. سو آرڈنری لوگوں کے لیے اس کا بہت مختلف مطلب تھا. اینڈ جو بارڈرز جو ہارڈ لائن ہوئے, جو زیادہ ڈویژن ہوئی, وہ سبسیکوینٹ ایونٹس کے ساتھ ہوئی, 1965 وار, 71 وار اینڈ سو فورتھ. So this book really maps that out. Eldest person I've ever interviewed was 112. جنہوں نے برٹش کالونائزیشن دیکھی ہوئی تھی. The youngest I worked with is a 9-year-old student. So ان میں کیا perceptional differences ہیں. But جب میں نے یہ کام کر لیا, ایک دفعہ میں نے دیکھ لیا کہ اورل ہسٹری یہ کہہ رہی ہے, اسٹیٹ ہسٹری یہ کہہ رہی ہے. اس کتاب میں میں نے لارجلی ٹیکسٹ بکس کو اینالائز کیا تھا, انڈین ٹیکسٹ بکس اینڈ پاکستانی ٹیکسٹ بکس. But I also realized کہ اگر آپ پارٹیشن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پنجاب کے بیونڈ جانا پڑے گا. میرا پہلا کام کافی سینٹر تھا پنجاب میں, ایسا مینشن ہے ایکیڈیمک نہیں ہوں اس طرح, اور سارا میرا کام سیلف فنڈڈ تھا, تو لمیٹڈ اسکوپ تھا اس کا, اور موسٹلی پنجاب میں تھا. But I realized very quickly کہ اگر میں پارٹیشن کو سمجھنا چاہتی ہوں تو آئی نیڈ ٹو اسٹیپ بیونڈ پنجاب, بیکاز پنجاب میں بہت کچھ لکھا گیا ہے, کیونکہ پنجاب نے سب سے زیادہ وائلنس دیکھی. سو اٹ میکس سینس. بٹ Punjab is not the only experience of partition. So that work then took me to Kashmir. اور میں نے line of control پہ کام کیا on the Pakistani side of Kashmir. And ادھر میں نے جو refugees ہیں, جو دوسری side سے آئے ہوئے ہیں 1990 سے ابھی تک کیمپوں میں ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کی, عورتوں کے ساتھ بات چیت کی جہاں پہ سیز فائر وائلیشنز ہوتی ہیں نیلم ویلی میں. And as I was doing that work, I realized کہ پاکستان اور انڈیا کی کشمیر کی جو پالیسیز ہیں وہ میں صحیح طرح انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی جب تک میں 1971 کو بہتر نہ سمجھوں. So that work took me there. So that's a brief background on the evolution of my work. Really one has led to another. I know کافی سوال تھے, کل میں دیکھ رہی تھی گروپ میں کہ کس طرح چوز کرتے ہیں ٹاپک. And I think a lot of times it will evolve, it will change over time. پروجیکٹ کے شروع میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ پروجیکٹ ہے, میرے ایٹ لیسٹ ایکسپیرئنس میں وہ ہمیشہ اینڈ تک کافی ڈفرینٹ مختلف لگتا ہے, بیکاز یو ریئلائز تھنگس ان دا فیلڈ, اینڈ دیٹس ویری امپورٹنٹ. بیکاز اگر وہ چینج نہیں ہوگا, آپ نے جو شروع میں سوچا, آپ نے جو پرپوزل بنایا, اسی میں آپ فکسڈ رہیں گے, تو یو مائٹ بی مسنگ آؤٹ آن تھنگس. جیسے میں مس آؤٹ کر رہی تھی شروع کے انٹرویوز میں, بیکاز میرا خیال تھا کہ یہ کویشچنس ہیں, یہ پیرامیٹرز ہیں, یہ صحیح یا اصل اسٹوری ہے, اور میں نے اس پہ فوکس کرنا ہے. اگر ڈائگریشن ہو رہی ہے تو میں نے واپس لے کے آنا ہے انٹرویوز پہ. پر اس میں ایک بہت زیادہ رچ مٹیریل کو مس کر رہی تھی, کمپلیٹلی اگنور کر رہی تھی, ڈسمس کر رہی تھی. سو اوور ٹائم I've learned to not just collaborate with the local people. So کشمیر میں نے جو کام کیا, 1971 پہ بھی جو کام کیا, وہ جو سوال تھے میں نے کافی دفعہ لوگوں کے ساتھ, جو لوگ موسٹ افیکٹڈ تھے, ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں
میرے لیے کیا جاننا ضروری ہے, because you are the expert on your life rather than me coming in telling you this is important, this is what I think is important. So collaboratively اس پہ کام کیا اور کافی زیادہ reflection بھی کی in terms of methodology کہ اس کو کس طرح improve کر سکتے ہیں. Oral history میں کیوں یوز کرتی ہوں, جو میری main methodology ہے اس لیے یوز کرتی ہوں because I think South Asia and beyond, یہ صرف پاکستان انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں, official history جو ہوتی ہے وہ selective history ہوتی ہے and often times وہ convenient history ہوتی ہے جو ہماری national ideology کے ساتھ easily fit ہو جاتی ہے. پر اس میں کئی دفعہ bias ہوتا ہے, کئی دفعہ censorship ہوتی ہے, کئی دفعہ distortion ہوتی ہے, اور اگر یہ کچھ بھی نہ ہو تو اس میں یوزلی جو وائسز رجسٹر ہوتی ہیں they are of more extraordinary people, quote unquote, and by that I mean جو leaders تھے, politicians تھے, high level politics gets registered, but not everyday experiences. And I think oral history can open a whole field of research and brings forth subaltern voices, different kinds of experiences that are not accounted for in official discourse. It also provides a much more nuanced history, layers of history. کہ ٹھیک ہے ایک میکرو ایونٹ ہوا, پارٹیشن ہوئی یا کوئی جنگ ہوئی, ایک بڑا ایونٹ ہے, مگر اس کا یونیک امپیکٹ کیا تھا بیسڈ آن آپ کا جینڈر کیا ہے, بیسڈ آن آپ کی سوشل کلاس کیا ہے, بیسڈ آن آپ کی جیوگرافی کیا تھی اس وقت. سو سندھ میں پارٹیشن کا بہت ڈفرینٹ ایکسپیرئنس تھا, فار انسٹنس رائٹ. بنگال میں بہت ڈفرینٹ تھا پنجاب سے. بنگال میں وہ مائگریشن ہوتی رہی. پنجاب میں جس طرح اوور نائٹ پیپل ہیڈ ٹو لیو, آپ کی فیملیز میں اسٹوریز ہوں گی کہ بس تالا لگایا اور آ گئے, رائٹ. اس طرح نہیں تھا بنگال میں. بنگال میں کافی سالوں تک پروٹریکٹڈ fractured migration rahi or violence rahi. So based on your geography, things will be very, very different. Based on your caste and so much more. So oral history can offer you that lens, and I'm very interested in that lens. But I am personally also very interested کہ oral history یا personal history آپ کہہ لیں, لوگوں کی جو یاداشت ہے, اس کا relationship collective, national, official history کے ساتھ کیا ہے. Essentially. So I look at that relationship, and how do I do that? I do that by interviewing people to record their personal histories, but then I also look at textbooks. I think وہ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کو کافی زیادہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ ملک کی کیا سوچ ہے یا کیا کس سوچ کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں by looking at school textbooks. So وہ میں نے almost ہر اپنی کتاب میں یوز کی ہیں. کشمیر پہ بھی میں نے دیکھا کہ ہم کس طرح پڑھاتے ہیں کشمیر کو, پارٹیشن کو کس طرح پڑھاتے ہیں نہیں پڑھاتے, کیا چیزیں کتابوں میں آتی ہیں یا نہیں آتی. سیکنڈ سائٹ I've looked at are میوزیمز جو آفیشیل میوزیمز ہیں, آرمی میوزیمز ہیں, اس میں انفارمیشن کو کس طرح کیوریٹ کیا جاتا ہے, کیا چیزیں پریزنٹ ہوتی ہیں. وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا ہے کہ کیا چیزیں ایبسنٹ ہوتی ہیں, رائٹ. اور اس کو میں نے تھوڑا سا کمپیریٹیولی اسٹڈی کیا ہے کہ فار انسٹنس یہ جو لیٹسٹ کتاب ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر شاہد بات کر رہے تھے وہ 1971 پہ ہے. تو پاکستان میں کیا چیزیں پریزنٹ ہیں نیشنل میوزیمز میں, آفیشیل میوزیمز میں, اور کیا چیزیں ایبسنٹ ہیں, اور بنگلہ دیش میں کیا پریزنٹ ہے اور کیا ایبسنٹ ہے. وہ آپ کو ڈفرینٹ چیزیں ملیں گی اسی ہسٹری کے بارے میں, ویری ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز, very, very different curation, very different angles. So اس کو میں دیکھتی ہوں میوزیمز کو. official discourse جہاں پہ بھی مجھے ملے وہ بے شک نیوز پیپرز ہوں, اسپیچز ہو سکتی ہیں, میڈیا کا ڈسکورس ہو سکتا ہے. So on one hand there's personal history, on the other hand there's official history, and I look at کہ دونوں کے بیچ میں کیا ریلیشنشپ ہے. کافی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں بہت مختلف ہیں. I'm sure questions ہوں گے کہ oral history تو اتنی objective نہیں ہے, اس میں جو methodology کے problems ہیں I'm happy to take them later, but کافی دفعہ ہم دونوں histories کو کافی مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں. ہمارا خیال ہوتا ہے کہ official history یہ ہے اور personal history بالکل اس سے الگ ہے. But I don't think that's true. I think the two have a strong relationship. They shape each other. جو national امیجنیشن میں بار بار چیز کہی جاتی ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے پہ اس کا بہت ایک امپورٹنٹ امپیکٹ ہوتا ہے. سو I study that
کہ ٹیکسٹ بکس میں یا میڈیا میں جو نیریٹیوز ہیں وہ لوگوں کی سوچ پہ اس کے کیا امپرنٹس ہو رہے ہیں. میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ نیشنل ہسٹری کہاں لوگوں کی جو سٹوریز ہے اس کو کنوینئنٹلی یوز کرتی ہے اور کہاں پہ وہ نہیں کرتی. سو فار ایگزامپل جب میں 1971 پہ کام کر رہی تھی تو آپ جب میوزیمز میں جائیں آپ کتابوں کو دیکھیں تو ایک جو وائلنس ہے اس ٹائم کا جو ہم پاکستان میں اکنالج کرتے ہیں وہ وائلنس ہے اگینسٹ اردو اسپیکنگ کمیونٹی یا کامنلی بہاری جن کو کہتے ہیں. اور جب میں نے انٹرویوز بھی کیے اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے ساتھ کراچی میں بھی کیے ڈھاکہ میں بھی کیے تو ان کی جو سٹوریز آف وائلنس تھیں وہ اوور لیپ کرتی تھیں اسٹیٹ کی جو ریکگنیشن ہے اس وائلنس کی. ادھر آپ کو کافی سینرجی ملتی ہے وہ سچ ہے رائٹ. سو کہیں نہ کہیں وہ اوور لیپ بھی ہوگا بٹ دین there are stories جو ریزسٹ کرے گی اسٹیٹ نیریٹو کو. پرسنل میموریز جو ریزسٹ کریں گی اورل ہسٹریز دیٹ ول ریزسٹ. فار ایگزامپل پنجاب میں نے کام کیا کچھ اکیڈیمکس کے ساتھ جرنلسٹ کے ساتھ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے ساتھ جیسے لیٹ آئی رحمان صاحب ہیں اور ان کی میں نے پالیٹکس دیکھی 1971 کے بارے میں جنہوں نے پروٹیسٹ کی نیوز پیپرز میں آرٹیکلز لکھے اگینسٹ واٹ واز ہیپننگ اور یہ اگین سٹوریز ہیں جو ہمیں آفیشیل ہسٹری میں نہیں ملیں گی. So on one hand, I'm saying that personal memory and official history can overlap. And on the other hand, I'm also saying that personal memory has the power of resisting official memory, of puncturing it, of punctuating it, and showing us what is not perhaps sayable in the national imagination. So that's kind of how I've framed my work. That's how I've looked at it. اوور لیپس کہاں پہ ہیں گیپس کہاں پہ ہیں اور بیچ میں کیا ہے ان دونوں کو جکسٹاپوز کرنا اسینشلی اینڈ دین ٹو سی واٹ ہیپنس. اور یہ کام میں نے ایسا مینشن شروع میں اسٹرکچرڈ انٹرویوز کے ساتھ کیا. اب میں بالکل انسٹرکچرڈ میتھڈ کے ساتھ جاتی ہوں. کچھ میرے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں آف کورس کہ میں اس میں میری دلچسپی کیا ہے میں کیا جاننا چاہتی ہوں فار ایگزامپل رائٹ بٹ اٹس اے ویری لوز انڈرسٹینڈنگ. I go in with the approach of unlearning because as I mentioned official history جو ہے وہ کافی دفعہ selective history ہوتی ہے. So not only am I going in کہ مجھے کیا سیکھنے کے لیے ملے گا but میں نے کیا unlearn کرنا ہے جو میں نے بچپن سے سنا ہوا ہے. And I go in with the approach that I do not necessarily know. I then work with people who know more than me جن کی lives actually impact ہوئی ہیں ان events کے ساتھ to understand کہ کون سی major sites ہیں کون سی major moments ہیں. اور اگر مجھے official history یا conventional history archival history بتا رہی ہے کہ یہ مومنٹس اگر آپ 71 کو دیکھ لیں کہ 1970 کے جو الیکشنز ہیں یا جو سائیکلون تھی یا جو بھی ایونٹس ہیں تو میں پھر ان ایونٹس کو رکھوں گی اپنے ذہن میں ضرور پر میں لوگوں سے پوچھوں گی کہ آپ پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوا. آپ کو فار ایگزامپل کب لگا کہ بنگلہ دیش بننے والا ہے یا آپ نے کب فیل کیا بنگلہ دیشی اینڈ وہ مومنٹ نیسسریلی 16 دسمبر 1971 نہیں ہوگا. وہ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے وہ اس سے بعد میں بھی ہو سکتا ہے. So I take these moments in history but then I look at how they uniquely impacted or did not impact people. So that's kind of my work. اور جہاں تک questions کا سوال ہے کہ میں کون سے questions پوچھتی ہوں یا نہیں پوچھتی again I try to let the community determine that. جب میں کشمیر میں کام کر رہی تھی تو there were so many stakeholders, so many different communities and اگر آپ سب سے وہی سوال پوچھیں گے تو you're doing an injustice to the research. So just to give you one small example, جب میں نیلم ویلی میں کام کر رہی تھی عورتوں اور بچوں کے ساتھ تو نیلم ویلی میں 90s میں بہت زیادہ فائرنگ ہوتی تھی اور اگر آپ گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ولیجز بالکل لائن آف کنٹرول پہ ہیں اور لائن آف کنٹرول ادھر ہے کیا پانی the river رائٹ. سو پروٹیکشن نہیں ہے اور کافی زیادہ جو بچے ہیں وہ بنکرز میں ہی بڑے ہوئے ہیں وہ اسکول نہیں جا سکے. تو جب میں ادھر بیٹھ کے ان سے بات کر رہی تھی تو political questions were less relevant than questions of survival. That's what most people were interested in talking about. کہ ہم نے کس طرح سروائیو کیا کس کو ہم نے
लूज किया और क्या हमारे मसाइल थे। पर जब मैं कैंपों में गई और मैं उन फैमिलीज के साथ बात कर रही थी जो 90s में इन दूसरी साइड से आए और अभी भी उनकी फैमिलीज उधर हैं, तो उनके लिए वो पॉलिटिकल सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। औरतें बात कर रही थी कि हमें सिर्फ अमन चाहिए, हमें और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जिनकी ज़िंदगी अटकी हुई थी, जिनकी फैमिली मेम्बर्स उधर हैं, उनके लिए सवाल और उनके लिए जो इश्यूज हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। So the questions also have to be adapted based on who you are, who you're sitting with. So I'll stop there, and then I'm happy to take any questions or elaborate on anything. अनम, पहले तो मेरा ख्याल है जो सवाल आपको व्हाट्सएप हुए थे उनसे शुरू कर लेते हैं। जरूर। सीरत ने एक सवाल किया था। सीरत बेटा, अगर आप हैं तो आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें, आपसे शुरू करते हैं। सीरत फातिमा। Assalamu alaikum. Walaikum salam, Seerat. So I had this question: how to not repeat points in your books, and how to not have more chapters than you have points to make, because it's often seen that in books there are more chapters than the points that an author is trying to make. So how do you overcome that, and how do you avoid that? It's a great question. I think it's the part that I find very hard as well. I think इसमें editing का बहुत important role होता है, शायद हम उसको realize नहीं करते. I think कि कई दफ़ा as writers, as researchers, हम उस subject के इतने पास होते हैं कि हमें लगता है कि हर चीज़ अगर हम नहीं कम्युनिकेट करेंगे तो शायद उसका एसेंस लूज हो जाए, बिकॉज आपने इतनी मेहनत की होती है, आपने उसको इतना क्लोजली स्टडी किया होता है, ना यू रियली वांट कि वो मैसेज फुली कन्वे हो। बट आई थिंक इट्स एज इम्पोर्टेंट कि आप फोकस करो कि मैं क्या कह रही हूँ, जितना ही इम्पोर्टेंट है कि आप कहो कि मुझे क्या कहना शायद ज़रूरी नहीं है। व्हाट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट to say over here, and to really think about that with every chapter. I'm even going to say with every line, is this really necessary? Is this moving the narrative along? ठीक है, इसका अगर इसको मैं निकालूंगी तो इसका मीनिंग बिल्कुल लूज हो जाएगा, या ये मैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं इसकी बात कर रही हूँ, और ये या शायद this I'm also leaving. Remember, your readers are smart people often. Okay, maybe this meaning, I don't need to tell you everything. I don't need to preach everything. I can raise questions, right? I can put forth some information. And then you can also make up your mind. So I think there are different strategies here, but सबसे important चीज़ here is to step away from your work before you go and edit it. I think वो distance काम से काफी ज़्यादा वो मेरे लिए तो अहम होता है, क्योंकि जब मैं वापस जाती हूँ तो then sometimes things that I loved, I don't love anymore, and I'm okay taking out, and the things that I thought कि बिल्कुल पता नहीं क्या मैं कर रही हूँ, when I look at them with a fresh eye, I'm like, no, these actually make sense. So stepping away and then coming back, also having somebody help you with editing, having somebody who you trust. I don't think कि बहुत ज़्यादा feedback invite करना चाहिए, because वो काफ़ी confusing हो जाता है. But if you have trusted, a professor, a colleague, who understands your approach, who understands your commitment to the work, you can always have them read over the work. मैं एक जो चीज़ करती हूँ अपने काम में, I actually read out aloud. बेशक मैं आर्टिकल लिख रही हूँ या मैंने चैप्टर लिखा हो, किसी को आप सुना सकते हो, या आप वैसे भी in front of the mirror, या जहाँ पे भी, you can just hear yourself. I think that's very important, to hear what you've written. That will help you also see कि ये सही तरह मैं communicate कर सक रही हूँ, नहीं ये ज़रूरी भी है या नहीं. Those are some approaches that I use. I don't know if that fully answers your question, but I hope it's a starting point. Oh, it does. Thank you so much. It was very helpful. डॉक्टर शाजिया, आपका भी एक क्वेश्चन था व्हाट्सएप में, और उसके बाद समीन जी डॉक्टर शाजिया जी. Thank you, Anam, for your talk. It's very interesting to know about your work, and I hope you can hear me. आपको मेरी आवाज आ रही है? Thank you. अनम, मुझे अपने पहले सवाल का जवाब तो मिल गया है, because when I asked what is a meaningful question to ask, I guess we need to follow the story जो आप बात करें कि स्टोरी आपको लीड करती है,
दूसरा जो मेरा सवाल है जो आपकी टॉक के बाद में जो आपसे पूछना है कि अभी आप बात कर रही थी कि रिसर्चर की सारी बातें रिसर्चर के होने से भी सब्जेक्टिविटी आती है. फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग इंटरव्यू तो मेरे अपने से मुझे पीपल से आइडियाज है उससे हम somehow how to get rid of it. तो जो अनलर्निंग का प्रोसेस है कहने को तो बेचारा बड़ा आसान है, इट्स डिफिकल्ट प्रोसेस. तो उससे निकल के somehow स्टडी करना किसी सब्जेक्ट को अपने एक्सपीरियंसेस से निकल के कैसे हम उसको रीच कर सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं? I think that's a brilliant question, and maybe academic community mein mera sawal will not sit well, but I personally think कि आप नहीं कर सकते. And what I've done in my work is I really try to own it. So एक बात मैंने actually जो नहीं की शुरू में, and thank you for asking this and giving me the opportunity, मैं सिर्फ उस स्टोरी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, but मैं उसमें भी बहुत इंटरेस्टेड होती हूँ कि ये स्टोरी आप मुझे क्यों सुना रहे हो, और 50 years later या 60 years later या 70 years later ये आपके लिए क्यों important है. क्या आपने what have you chosen to remember and what have you chosen to forget firstly, ठीक है, वो उसमें काफी मैं intrigued हूँ. And secondly, why share with me? Because my identity in the room is critical, my position in the room is critical, right? So अगर मैं ये research नहीं कर रही होती या कोई और कर रहा होता तो different facets of the same story would come forth, and you can't do anything about that. I think it's really important to acknowledge that. So जब मैं पंजाब में काम कर रही थी पार्टीशन पे, कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि वो मेरी भी फैमिली की पार्टीशन स्टोरी है, कहीं ना कहीं that's my history to explore as well. But जब मैं कश्मीर गई, I'm not from Kashmir. जब मैं बांग्लादेश गई, I don't share that ethnicity. So वो मुझे, I think I had to think even more about my power, my privilege, my position in the room, right? And what does it mean? I became very interested. What does it mean for a Bangladeshi to share their story with a Pakistani almost 50 years after the war? And मेरी पूरी किताब उससे shaped है. आप अगर आप उसको आप देखेंगे तो जो conversation थी वो काफी charged थी, because a lot of times I was the first Pakistani they had met, and many of them had personal losses. तो वो जिस तरह वो emotional conversations थी, वो शायद बिल्कुल उस तरह ना होती अगर कोई इंडियन या बांग्लादेशी रिसर्चर. I mean, of course वो wounds तो हैं, वो कहीं ना कहीं emotions तो आते हैं, but not in the same sense that they came forward to a Pakistani, because हमारी इतनी conflictual difficult history है. So I think those subjectivities are actually really, really important, and I think one thing we can do is acknowledge them. So I bring it into my narrative कि अच्छा ये मुझे ये कह रहे हैं, मैंने इस तरह सोचा इसके बारे में, शायद मैं इधर बैठ के मेरे पास जवाब नहीं है, बस सवाल उठ रहा है, अपने ऊपर उठ रहा है, राइट? या ये मेरे साथ शायद इसलिए इस तरह बात कर रहे हैं because this is happening. I'll give you another example. For instance, जब मैं जिनीवा कैंप में गई, जहाँ पे उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी, बिहारी कम्युनिटी अभी भी रहती है ढाका में, who are still waiting for to be repatriated to Pakistan. काफी दफा लोग बार बार reinforce करते थे कि हम बांग्लादेशी हैं, constantly. Now, why might that be happening? Right? Because their patriotism and livelihood may be questioned depending on what they share with the Pakistani. Now, I've had the same experience with religious minorities in Pakistan. Bar on interviews mein, people will feel the need to say कि नहीं हम बहुत खुश हैं, हम पाकिस्तान में बहुत खुश हैं, हमें कोई मसले नहीं हैं. Now, why is that happening? अब मैं उसको अगर surface level पे लूँगी, I'm missing the story. It means something कि मैं ये एक mainstream in every sense, पाकिस्तानी curious है मेरी story के बारे में, क्यों? Like कश्मीर में भी the same thing. A lot of time मुझे काफी time लगा trust और rapport बनाने में to go beyond the status narratives, because काफी दफा जब आप interview करेंगे, people are guarded, especially अगर आप video पे करेंगे, especially अगर आप recording कर रहे हैं. तो मैंने actually in some cases I've stopped recording, because I think वो एक hindrance बन सकती है. People are not as comfortable. But even the idea of being interviewed means that people expect that you are expecting a certain story. And given the sensitivity of doing research in South Asia, people also are worried कि इस interview के बाद क्या होगा. So I think जो ethics हैं,
और ये जो awareness है ये बहुत important होती है, because as researchers you get to leave, you can ask whatever question you want and you get to leave. People do not. And उनके लिए वो काफ़ी दफ़ा एक ongoing trauma होता है, या काफ़ी दफ़ा उनके लिए मसाइल भी सामने आ सकते हैं. To go back to your first question, what is a meaningful question to ask? Sometimes I have questions I really want to ask, but I also realize that this may not be the most ethical, sensitive thing to ask, and so I don't. And sometimes I think iske baare mein bhi I'd like to reinforce that sometimes silences are very important. As researchers, our job is not to necessarily break those silences. Yes, I completely feel that sharing can be very important, cathartic for people. वो करना चाह रहे हैं, आप उनके लिए space create करें 100%. But काफी दफा कुछ ऐसे experiences होते हैं जो unsayable रहते हैं, और वो silences words से ज़्यादा powerful होते हैं. So you also have to keep all of these things in mind. तो मैं silences को I really try कि उसको respect भी किया जाए, और जब मैं लिख रही हूँ तो somehow I'm able to communicate those silences, because जो trauma memories होती हैं, especially क्योंकि मेरा काम conflict के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ है, जो memories of violence war होती हैं वो trauma memories भी होती हैं. जो trauma memories होती हैं वो fragmented memories होती हैं, वो एक flow में नहीं आएंगी कहानी की तरह. उसमें silences होंगे, उसमें pauses होंगे, उसमें ये चीजें होंगी कि मेरे साथ वो क्या शेयर कर सकते हैं या क्या नहीं शेयर कर सकते. So as a researcher, then I'm not trying to bring coherence जहाँ पे नहीं है. I think sometimes you feel compelled to do that, but then you're not being very authentic to the story. So my job as a writer then is, how can I be innovative in my approach to bring forth those utterances and fragments and silences as they are, and the things that cannot be said as well. So I know I went on a tangent while answering your question, but those are a lot of the things that I think of. Yeah, thank you. Ji, Sameen. Sameen, are you there? I think she's just dropped off. Sameen नहीं. और किसी का जो question था मुझे इस वक्त sorry याद नहीं है. WhatsApp में कुछ और भी question थे. If you are here, you can ask the question directly. हेलो आप नजर नहीं आ रहे. आपको मेरी नजर तो मैं नहीं आऊंगी, लेकिन क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है. चलो पूछो बेटा. ओके अच्छा, क्वेश्चन इट्स वेरी जनरल, कोई इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आई रियली वांटेड टू आस्क यू के हाउ डू यू ओवरकम imposter syndrome during research and not undermine the value of your own work, because I think that's something that not a lot of people can answer. So I would really want to know that. That's a great question, and I'm sorry, you might not be happy with my answer. I don't think imposter syndrome ever goes away. And I think that's very important. That's very important to keep in mind, because हमें कई दफा imposter syndrome के at the heart of it मुझे जो लगता है ये एक सोच है कि बाकी सब ने पता नहीं क्या अचीव कर लिया है और मैं तो शायद कभी भी वो अचीव ना कर सकूं, तो अभी तो मैं बहुत पीछे हूँ, so I can't, and I have to reach some goal almost, उसके बाद I will feel confident. And I think that is not necessarily a final step. मुझे लगता है कि अगर हम सोचेंगे कि एक फाइनल स्टेप है, ऑफ कोर्स वो आपकी मतलब क्वालिफिकेशंस होती हैं, यू हैव टू गो थ्रू अ सर्टेन प्रोसेस, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका काम एथिकल है, प्रोटोकॉल्स आपने फॉलो करने हैं, एब्सोल्युटली 100%. बट अगर आप सोचेंगे कि बस एक फाइनल कल्मिनेशन है मेरे काम की, उसके बाद आई नो एवरीथिंग, दैट आई विल बी एन एक्सपर्ट ऑन एवरीथिंग, well then that has its own problems, right? Because that can bring a certain arrogance. I think that no matter how much you know, there will always be brilliant people doing other research, bringing other facets into your purview that you must look at, that you must be curious about. So there has to be a constant approach of unlearning. And I think if you think of it that way, then you're not expected to be the expert on everything in the room. Right? Just because आपने किसी चीज में PhD की है या मैंने किसी चीज पे किताब लिखी है, I've started getting very comfortable with saying कि yes, this is what I feel like I know, but मेरी limited research है और ये चीजें हैं जो मैंने नहीं, I mean I don't have to know everything on 1971 or partition. There are other scholars who are doing brilliant work, and it's about reading the works together.
right? One book is not going to answer everything. One research is not going to answer everything. So I think that pressure itself produces imposter syndrome. I think that it can also be really helpful to have trusted friends, professors, colleagues. Again, I think बहुत ज़्यादा feedback को जब हम open up कर देते हैं अपने काम को, तो it gets very confusing because then everybody might have a different reading, but there might be a few people that you really trust that you can get their opinion. Okay, is this making sense or not? What is your take on it? Help me, give me constructive feedback. That can help you. And then finally, I think it's about knowing when to step away from your work as well. मैंने जब भी अपनी किताब मैंने 3 लिखी हैं, मुझे अभी भी अगली किताब मैं अभी जिस पे काम कर रही हूँ, मुझे लगता है मैं कभी भी नहीं कर सकूंगी वो. Those are natural anxiety questions which I think help us improve our work as well. And every time I've submitted a work, separation एक anxiety भी होती है. But at some point you have to have that cutoff in that sense, and you have to say, okay, it doesn't answer every single thing, and I can be honest about the limitations of this work. That doesn't make you a failure. I think being honest about the limitations is very important because every work is limited in some sense. So these are the limitations of the work. I'm putting it out there, and hopefully this will lead to further research, either by yourself or by other people. So remember that you are producing a body of work that will supplement and complement other bodies of work that are already out there or will emerge. So yours is part of that. It doesn't have to be the answer to everything. Okay, I'm gonna just add one more thing. It's actually a question. Did you ever, while reading for your research, did you ever feel like everything has already been researched? Yeah. Please say yes. That is the process I go through every single time. I start a book and then I read something and I'm like, why am I doing this? Because it's already been done. That's my go-to process. I have to go through it every time to realize, nahi, ye kitab ye keh rahi hai, ya ye kaam ho chuka hai, but this is the gap. Yeah, this is an additional question that I'm interested in, a different perspective, angle that I'm bringing. I think that's part of the process. Great, that thank you. Question yourself, that makes you be more rigorous, I think, in your research as well. जी राना गुलाम महीउद्दीन साहब, जी डॉक्टर साहब पूछिए सवाल. अनम, मुझे एक क्वेश्चन मेरे पेरेंट्स जो है ना वो होशियारपुर से माइग्रेट होके आए थे 47, और उनके बाकी जो भी करीब के या दूर के रिश्तेदार से वो भी आए थे वो इधर से लाहौर से. तो लेकिन वो सेटल हुए जाके गोजरा में, समुंदरी में, और वो 20 साल बाद भी पाकिस्तान बनने के 40 साल बाद भी वो डाउन ट्रोडन एरिया. लाहौर उस वक्त भी बहुत डेवलप्ड एरिया था. तो ये कई दफा मैंने उनसे भी क्वेश्चन पूछा कि आप ये इतना अच्छा इलाका छोड़ के, तो जब घर छोड़ ही दिया था उधर से अपना, तो फिर आगे इधर क्यों गए? आपको कोई इस सवाल का जवाब मिला अपनी रिसर्च में? That's a difficult question. आपका सवाल है कि वो इंडिया से, जी राना साहब की ये एक्सपर्टीज है डिफिकल्ट क्वेश्चन करना. ये पूरी अपनी सर्विस में भी यही करते रहे. ये बड़े बड़े जो समझते हैं ना अपने आप को ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, उनके साथ भी इसी तरह पंगे लेते रहे. That is a 100% difficult question. तो आप अपनी reputation को maintain कर रहे हैं. Do you mean कि इंडिया से क्यों migrate किए या नहीं, माइग्रेट करके जब आ गए पाकिस्तान में, वो कह रहे हैं आगे तो लाहौर से, वो आगे क्यों चले गए लाहौर से? लाहौर बेहतर था. अच्छा डॉक्टर साहब, इसका आंसर मैं देना चाहूँ तो जरूर, प्लीज. I don't have. ये कौन इसके अंदर ये हुआ था. जी. अच्छा, इसके अंदर जब स्टार्टिंग में ये हुआ था, लोग जब वहां से आए थे ना इंडिया से, तो उन्होंने यहाँ आके कोई लैंड क्लेम और प्रॉपर्टी क्लेम्स किए थे. ठीक है, तो उस वक्त काफी ज्यादा लोगों को, हमारे भी कुछ मतलब अब रिलेटिव बन चुके हैं, वो लोग इसी तरह गोजरा और फैसलाबाद, उनको वहां पे जमीनें अलॉट की गई. ठीक है, जिनके पास घर नहीं थे उनको इस तरह घर मिले और जमीनें मिली.
اور اس طرح بھاولپور والی سائڈ پہ کافی لوگ جو تھے وہ وہاں جا کے سیٹل ہوئے. تو میں بھی کہ یہ جو جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں تو ان کو بھی اسی علاقے میں وہ زمین کی سیٹلمنٹ ہوئی ہو, ٹھیک ہے, تو پھر ہو سکتا ہے وہ اس وقت وہاں جا کے سیٹل ہو گئے, کیونکہ اس طرف جو اپر پنجاب تھا یہاں پہ لوگوں کو وہ جو ان کے کلیم تھے وہ گورنمنٹ کے پاس اتنی نہ لینڈ تھی نہ اتنی ان کے پاس پراپرٹیز اویلیبل تھی کہ وہ ان لوگوں کو یہاں پہ سیٹل کر سکیں. تو لہٰذا لوور پنجاب والی سائڈ پہ اس طرح یا سینٹر پنجاب میں ایسے کافی جگہیں تھیں جو کہ لوگ چھوڑ کے گئے ہوئے تھے یا وہ اسٹیٹ اونڈ لینڈ تھی. تو میں بھی کلیم کی وجہ سے لوگ وہاں جو ہے نا کافی زیادہ لوگ جا کے وہاں سیٹل ہوئے تھے, اور میں بھی یہ نہیں ہے. میرا ایک اپنا ایکسکیوز می سر, تھوڑا سا ایڈ کر لیں کہ گورنمنٹ نے پورے ملک میں بکھیرا تھا کیونکہ اتنی جگہ کہیں نہیں تھی, نہ لاہور میں اور نہ کہیں بڑے شہروں میں کہ وہاں ہی صرف ان کو بسایا جاتا. نہیں, وہ اسی طرح ہی ہوا. جو بڑے بڑے شہر تھے جیسے آپ لاہور کی ذکر کر رہے ہیں یا اس طرح سیالکوٹ کا ذکر کر رہے ہوں, یا جو جتنے بھی جو بڑے بڑے شہر تھے اس سب میں یہی مسئلہ تھا کہ لوگ وہاں پہ جو کلیم دے رہے تھے تو گورنمنٹ کے پاس ان جگہوں پہ جو کلیم ایکسیپٹ کرنے کے لیے وہ نہیں تھے. وہ جو کلیم لوگ کر رہے تھے ان کو وہ اسٹیٹ اونڈ جو لینڈ تھی یا جو لوگ چھوڑ کے جا چکے تھے انڈیا, تو ان علاقوں میں یہ جو لوگ وہاں سے مائگریٹ کر کے آئے تھے انہیں وہاں سیٹل کیا. سر اس کی کوئی ایک وجہ نہیں تھی, بہت ساری وجوہات تھیں. سوری, میں نے خود ہی بولنا شروع کر دیا ماڈریٹر کی اجازت کے بغیر. تو اور ہو سکتا ہے کہ ریسرچر کے جو ریسرچ کویشچنز تھے اس میں یہ چیز ایکسپلور کرنی اس کا مقصد بھی نہ ہو. جو رانا صاحب کے ذہن میں بات آئی ہے, ہو سکتا ہے انم اس چیز کو ایکسپلور نہ کرنا چاہتی ہو, اس کا فوکس اور چیزیں ہوں. اور یہ چیز جو ہے رانا صاحب ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, اس میں بہت ساری ریزنز تھی. ایک تو یہ کلیم والی بات ہے, دوسرے اور بھی بہت ساری باتیں تھیں. I'll just add Anam, I was just add that obviously I don't know کہ again particular reasons ہو سکتے ہیں families کے, and I think ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے لاہور چھوڑ کے اگر آپ گوجرا جا کے آپ نے گھر بنا لیا, then this idea of uprooting again is very, very difficult for people who left their entire lives and were uprooted once. But یہ vacui property کا یہ کافی میرے انٹرویوز میں ایشو ریز ہوا تھا. کافی لوگوں نے مجھے اس طرح کے بھی ایکسپیرینسز بتائے کہ بس ہمیں vacui property ملی, جب ہم اندر گئے تو کھانا ابھی تک ٹیبل سے پڑا ہوا تھا. جو لوگ چھوڑ کے گئے تھے in the middle, they had to flee, you know, and وہ اس گھر میں لوگ move in ہو گئے, but تھوڑی دیر کے بعد کسی اور نے claim کر لیا. So there were a lot of complications, a lot of competition as well over vacui property. So that could absolutely be one of the reasons, but there likely many more as well. Thank you ji, thank you. Iram Sajid ji, آپ پوچھیے. جی تھینک یو سر. میں اسی جس طرح یہ جو پوائنٹ کر رہے ہیں نا کہ وہ گوجرا میں جا کے کیوں بات ہو گئی تھی, اسی پہ میں ایکسکیوز می ارم, اپنا تھوڑا سا تعارف بھی کروا دیں اور اس کے بعد پھر آپ کریں. ٹھیک ہے سر. میرا نام ارم گل ہے اور میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں ہسٹری میں, بھلوال گورنمنٹ کالج میں پڑھاتی ہوں. پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہوں قائد اعظم یونیورسٹی سے. تو سر میرا جو ریسرچ ٹاپک ہے وہ تھا ہی یہی مائگریشن اور جو پیپل مائگریٹ کر کے آئے ان کی جو ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ. تو میں نے بہت سارے انٹرویوز کیے ہیں لوگوں سے. تو منڈی بہاؤدین میرا تھا ایریا تھا, تو ان لوگوں سے جب میں نے انٹرویو کیے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ منڈی بہاؤدین ہم نے اس لیے چوز کیا, 2 وجوہات تھیں. جیسے میرے اپنے گرینڈ پیرنٹس تھے تو وہ دہرادون سے ہجرت کر کے آئے تھے, تو لاہور میں پرانے لاہور میں انہیں گھر ملا تھا, تو وہ ان کو پسند نہیں آیا کیونکہ وہ دہرادون تو بہت خوبصورت جگہ ہے. تو وہ پھر انہیں پتا چلا کہ کوئی شہر ہے جہاں پہ ان کے اپنے رشتے دار بھی ہیں, تو وہ خوبصورت شہر ہے. مطلب جب وہ لوگ یہاں پہ آئے تھے تو یہ صاف ستھرا ویل مینجڈ سٹی تھا اور اس میں گرینری بہت زیادہ تھی. پہاڑی علاقہ تو نہیں تھا لیکن پھر بھی. تو 2 وجوہات کی بنا پر انہوں نے منڈی بہاؤدین جو ہے وہ چوز کیا. ایک تو یہ کہ وہ کھلا ڈھلا صاف ستھری ہوا, انہیں گھر بھی وہاں پہ اچھا مل گیا, اور دوسری بات تھی ان کے اپنے جو ریلیٹیوز تھے, ان کا کلین تھا وہ وہاں پر موجود تھے. تو جو آئیڈینٹی تھی جو وہاں سے اپروٹ ہو کے وہ آئے تھے, ظاہر لاہور میں تو ان کا کوئی جاننے والا نہیں تھا, وہ وہاں پہ ان کو ایک چھوٹے شہر میں ان کو انٹیکٹ وہاں پہ مل گئی.
तो जिसको उन्होंने पसंद किया, और वो इसलिए छोटे शहर में जाके, लाहौर बहुत बड़ा शहर था लेकिन वो छोटे शहर में जाके आबाद हुई खुद। तो सर मेरी ये फाइंडिंग है मेरे अपने रिसर्च के हवाले से कि लोगों ने दूसरे शहरों में, बड़े शहरों से क्यों जाना पसंद किया। थैंक यू। थैंक यू। क्या किसी की ये फाइंडिंग भी है कि देखें उनको तजर्बा हो गया था माइग्रेट होने का, उन्होंने कहा कि चलो तजर्बा इस्तेमाल करो, अगले शहर में भी चले जाओ? सर ये बहुत एक्सपीरियंस है ना, मतलब दे लर्नड इट हाउ टू डू दिस। 70 साल बाद भी वो लोग रोते थे, 70 साल बाद में आंसर थे। बड़ा खौफनाक तजुर्बा था, ये हंसने वाली बात नहीं है। मैं खुद डिप्रेशन में आ जाती थी उनकी जब मैं बातें, स्टोरी होती थी एक, जैसे मैं अनम कह रही हैं कि वो एक क्राइसिस से, ऐसे क्राइसिस से उनके एक्सपीरियंस थे कि जो सिर्फ रुलाते थे, और वो ऐसे ही बड़ी मुश्किल से मैंने उसमें से अपनी जो पॉइंट्स जो है वो जो है वो सॉर्ट आउट किए, क्योंकि उनसे बात करना बड़ा मुश्किल था, खासतौर पे जो बुजुर्ग लोग थे। 70 साल बाद भी उनकी आंखों में आंसू थे सर, वो पता नहीं कि। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि वो अपने घर में रोटी पकाते हुए तवे पर रोटी छोड़ के आए थे, यहाँ भी मिला लोगों को खाना, वहां भी वो पकाते पकाते छोड़ के आए। ये सिचुएशन दोनों जगह सेम थी। जी थैंक यू। सरवत इकबाल कुछ पूछना चाह रही हैं ना जी? सरवत, और उसके बाद अजमतुल्लाह वजीर और फिर सैफुल्लाह। जी सरवत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे अब टॉपिक है कि जी पार्टीशन आ जाती है, और फिर जो 1971 का इशू आ गया था वो आ जाता है, और फिर जब लोगों ने माइग्रेट किया उनके जो इश्यूज थे, तो इसके हवाले से मैं एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ कि जो मैंने अपनी दादी से और अपनी नानी से सुना है वो ये कि ये लोग बताते हैं कि जी हम लोग जो हैं वहाँ पे बहुत खुश रह रहे थे, और बेसिकली हम जो है वो ख्वाहिशमंद ही नहीं थे पार्टीशन के या वहाँ से सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आने के, क्योंकि हमारे अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन फिर जब अपना वो सब कुछ सेटल छोड़ कर आए हैं, उसके बाद जब वो इधर आए हैं तो उनको वापसी पे आते हुए हिंदुओं ने, वहाँ के जो लोग थे, बहुत हमदर्दी के साथ और बहुत कह लें कि जी रोते हुए लोगों ने एक दूसरे को रुखसत किया है। और फिर जो मेरे ग्रैंडफादर थे उन्होंने बताया कि जी वो अकेले आए थे और उनके पीछे कोई हिंदुओं का गिरोह लग गया था। उन्होंने अपने एक हिंदू दोस्त के घर में पनाह ली थी, और उस हिंदू ने उन्हें हिंदुओं से बचाया था। अपने घर में उनकी कोई आटे की टैंकी थी या जिस भी चीज में छुपा के, तो उन्होंने कहा कि जी आपके घर में इस तरह से किसी मुसलमान ने पनाह ली है। तो उस हिंदू ने कहा कि नहीं जी, मेरे घर में किसी ने भी नहीं ली, और आप जो है वो तलाशी ले सकते हैं। उन्होंने तलाशी ली। जब वो लोग लेके चले गए तो वो खेतों के जरिए से होते हुए पाकिस्तान जिस तरह से भी पहुंचे, तो उनके जो वो हिंदू दोस्त थे वो उनको पाकिस्तान की सरहद तक छोड़ के गए हैं। एक तो पार्टीशन के हवा नहीं आना चाहते थे आप, फिर दूसरा ये भी बताया जाता है, एक तरफ से ये स्टोरी भी सुनने को मिलती है जी लोगों पे बहुत जुल्म और सितम हुए थे, खास तौर पे जी हिंदुओं ने बहुत किए थे, मुसलमानों पे सिखों ने बहुत किए थे। और फिर जब दूसरा हम अपने तालीमी इदारों में यही हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो वहाँ पे जो है वो हिस्ट्री को कुछ और बना के पेश किया जाता है, यानी कि पसे पर्दा हकायक जो है वो कुछ और होते हैं। और जब हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं तारीख के स्टूडेंट्स को, तो वहाँ पे जो बुक्स रिकमेंड की जाती हैं पढ़ने के लिए, तारीख को समझने के लिए, पाकिस्तान मूवमेंट को समझने के लिए, और जो पार्टीशन का जो क्राइसिस था इसको समझने के लिए, जैसे पाकिस्तान फॉर्मेटिव फेज है या ट्रैक टू पाकिस्तान है या पॉलिटिकल रूट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान है डॉक्टर सफदर महमूद साहब की, तो इनमें जो हिस्ट्री बताई जाती है या ड्यूरिंग लेक्चर्स जो प्रोफेसर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को ये बता रहे होते हैं कि जी बहुत जुल्म सितम हो गया था, और पाकिस्तान मूवमेंट है या ये जितने भी साने हाथ हैं, इसमें उसको पढ़ने के बाद जो वो सारा कुछ यही लगता है कि जी मुसलमानों पे वाकई बहुत बुरे तरीके से जुल्म सितम हो रहा था। तो क्या ये जो हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं ये असल में भी इसी तरह से है, या हमारी जो बुक्स रिकमेंड की जाती हैं वो सचमुच में एक कोई स्टेट हिस्ट्री ही होती है, या जो एक्चुअल में जो हिस्ट्री बैक डोर जो है वो कुछ और होती है? तो हम उसको क्यों नहीं स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करते, या उसके हवाले से जो है वो काम क्यों नहीं किया जाता, या वो स्टूडेंट्स तक उसको क्यों नहीं बताया जाता कि जी असल में जो कहानी थी वो कुछ और थी, और हमारी जो एकेडमिक बुक्स होती हैं उसमें ये कहानियां जो है कुछ और हैं। Yeah, I'm happy to respond. Thank you, Sarbat, for that's a brilliant question to ask, and I think आपके सवाल में ही जवाब भी है. I think you also understand that
जो एक तो जो ऑफिशियल स्टोरीज होती हैं वो पैकेज्ड स्टोरीज होती हैं, वो डाइजेस्टेबल स्टोरीज होती हैं, वो अलाइन करती हैं नेशनल स्टोरीज के साथ. सो जब मैं 71 पे काम कर रही थी या पार्टीशन में काम कर रही थी, तो मैंने ये भी देखा कि पार्टीशन का स्टेट नैरेटिव जो है वो लोगों की स्टोरी से तो डिफरेंट है, बट ऑब्वियसली वो इंडिया में भी डिफरेंट है वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश. पार्टीशन मीन्स वेरी डिफरेंट थिंग्स, राइट? पार्टीशन जो पाकिस्तान में जिसका मायने है वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस से जुड़ा हुआ है, वो मेटामॉर्फ हो गया है. इंडिपेंडेंस है या पार्टीशन है, और इंडिपेंडेंस है तो किससे है? हम कॉलोनियल हिस्ट्री पे इतना फोकस नहीं करते, तो वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस फ्रॉम कोट ऑन कोट हिंदू इंडिया बन जाती है. अगर आपका ये नेशनल नैरेटिव है तो फिर कौन सी स्टोरीज आगे आएंगी और कौन सी नहीं आएंगी? आई थिंक इट्स नॉट सो मच कि सच ये है या सच वो है. आई थिंक द प्रॉब्लम इज दैट जब जिन्होंने भी इधर और भी लोगों ने काम किया हुआ है पार्टीशन सर्वाइवर्स के साथ, जब भी आप लोगों के साथ काम करेंगे आपको रियलाइज होगा कि स्टोरी इतनी लीनियर नहीं होती, इतनी सैनिटाइज्ड नहीं होती, दिस और दैट ब्लैक और वाइट नहीं होती, उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं. आप जो रेस्क्यू की बात कर रहे थे, आशीष नंदी साहब हैं, इज अ पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट. उन्होंने 1500 लोगों के साथ स्टडी की थी partition survivors, and his research shows that 40% of partition stories are rescue stories, people of other communities coming to help. So that is a very common experience. मैंने जो interviews किए उसमें ये बहुत ज़्यादा ये सामने आए कि हमारे जो neighbors थे उन्होंने हमारे घरों का ख्याल रखा या अपनी जान को basically risk करके हमें उन्होंने save किया. But I think what was very interesting was कि ये नहीं था कि कुछ लोग मुझे ये कहानी बता रहे हैं, कुछ लोग मुझे violence की story बता रहे हैं. वही लोग जो violence की बात कर रहे थे from a particular community were also talking about being rescued by that same community. मैंने इंतखाब आलम साहब का इंटरव्यू किया था, वो मेरी सबसे पहली किताब में है. वो उनकी फैमिली भी होशियारपुर से actually move हुई थी, and then they were in Shimla and then they came to present day Pakistan. And उन्होंने मुझे यही बताया कि ट्रेन्स जो उनकी ट्रेन थी उस पे सिखों ने हमला किया. And वो जो stories हम जो पाकिस्तान में सुनते हैं, you know, it reinforced that. But then he also told me कि the only reason I'm alive today is because my father's sick friend gave us refuge and hid us in his home and helped us come. Now it's the same person telling that story. My own grandmother, throughout my growing up years, she would talk about the violence that she saw. वो Walton refugee camp में काम करती थी लाहौर में, तो उन्होंने काफी कुछ देखा. जब मैंने किताब पे काम करना शुरू किया और मैं उनके पास गई, तो सडनली उनकी जो फ्रेंड्स थी राजेश्वरी उम्मा, उनकी कहानियां सामने आने लगी. उन्होंने बताया कि तुम्हें नहीं पता था मेरी बहन को, वो अमृतसर में डॉक्टर बन रही थी उस वक्त, उसको एक सिख फैमिली ने सपोर्ट किया था और रेस्क्यू किया था. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि स्टेट हिस्ट्रीज, टेक्स्ट बुक हिस्ट्रीज वो सैनिटाइज करती हैं, पैकेज करती हैं और डाइजेस्टेबल हिस्ट्री प्रोड्यूस करती हैं, but people's realities are a lot more complex. And so I think there's a lot of value in going back to those people's histories to find the stories that don't make it, because otherwise अगर आप for example लाहौर में आर्मी म्यूजियम जो है 2016 में इनॉग्रेट हुआ था, पार्टीशन की एग्जिबिट देखेंगे तो उधर सिर्फ वन साइडेड वायलेंस की बात है. इट्स नॉट कि मुसलमानों पे अटैक्स नहीं हुए, वो एक रियलिटी है, वो एक फैक्चुअल रियलिटी है, ऑफ कोर्स हुए हैं. बट जब आप उस एग्जिबिट में सिर्फ वन साइडेड वायलेंस की बात करेंगे तो देन it's a very clear black and white story. Muslims were the victims, Hindus and Sikhs were the perpetrators. That's it. Finish. आप दूसरी साइड पे जाएंगे, इंडिया में जाएंगे, वो कहेंगे कि मुसलमानों ने अटैक किए, हिंदू सिख जो थे वो victims थे. So it's not about कि ये सच है या वो सच है. It's about what parts of that history are we okay in making present and which parts must we make absent or must we forget. साहब आप मुझे भी एक चांस दीजिए प्लीज. डॉक्टर मनोवर. डॉक्टर साहब बिल्कुल आपकी तरफ आते हैं. दो लोगों का हमने पहले अनाउंस किया, अजमतुल्लाह वजीर और सैफुल्लाह, उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन लेते हैं प्लीज. जी अजमतुल्लाह. अव्वल तो एक्सट्रीमली सॉरी डॉक्टर साहब, आई जॉइन्ड वेरी लेट एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम माय साइड. दरअसल मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इस फील्ड का. पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर लूँ. डॉक्टर असमतुल्लाह, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री. Actually, I'm not an expert of this field of the partition stories, but
I have supervised one MPhil thesis, particularly on the migration to Bakr, और उसके अलावा अभी एक PhD का thesis supervise कर रहा हूँ, Redcliffe Award in the Partition of Punjab. So जो oral stories हैं या लोगों के experiences हैं, that might be different, but I came across the official record and that was telling something very different. The mismanagement of those migrations जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हुई या इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से हुई, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि सेटल डिस्ट्रिक्ट से थे. मेरी स्टडीज के मुताबिक जो बकर पे मैंने से सुपरवाइज किया, तो उनको कहीं और स्टेशन पे भेज दिया गया या उनको कहीं और सेटल किया गया और उनको अभी भी आइडेंटिटी का क्राइसिस है. माय स्टूडेंट बिलोंग टू बकर और वो कहता है कि अभी भी हमें उन लोगों का आइडेंटिटी का क्राइसिस है और लोकल्स जो हैं वो अभी तक बकर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट उसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे. फॉर एग्जांपल फैसलाबाद में एक्सपीरियंस डिफरेंट है, लाहौर में डिफरेंट है, गुजरांवाला में डिफरेंट है, तो हर जगह का अपना अपना एक एक्सपीरियंस है. So, मैं लेक्चर सुन लेता तो मैं तो ज्यादा डिटेल से उस पे अपना व्यू दे सकता था एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री. तो लेकिन जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में आया, लोगों के जो लोगों ने एक दूसरे को फैसिलिटेट किया, उससे तो बहुत ज्यादा स्टोरीज फेसबुक पे भी ट्रेवल कर रही है. लेकिन जो ये वाला है पर्टिकुलर एस्पेक्ट के गवर्नमेंट मिसमैनेजमेंट किस तरह से हुई और या उसको किस तरह से गवर्नमेंट ने मिसमैनेज किया, उन लोगों को सही जगहों पे एकोमोडेट नहीं किया और उनको उस तरह से जमीनें नहीं दी गई या बिजनेस हब में उनको नहीं रखा गया जो बिजनेस हब में थे. तो मेरी जो प्रेजेंटर है रिस्पेक्टेबल डॉक्टर अनम जकरिया, उसे यही सवाल है कि क्या आपकी बुक्स में, चूंकि मैं नहीं पढ़ सका एक्सट्रीमली सॉरी, मैं इन किताबों के मेरे डॉक्टर रिजवान साहब जो है, रिजवान कोकब साहब, वो पर्टिकुलरली पार्टीशन ऑफ बंगाल पे उसका काम है लीडरशिप पे. तो मेरा ये जो सवाल है कि आपकी स्टडीज में क्या ऐसा भी एस्पेक्ट आया है क्या जो हमने अपने थीसिस में टैकल किया है? क्या आपके सामने ये गवर्नमेंट जो इनएफिशिएंसी है वो भी आई है दोनों गवर्नमेंट्स की साइड से, या ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद था? थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन. मेरा काम क्योंकि ओरल हिस्ट्रीज पे फोकस्ड है, सो कहीं ना कहीं ओरल हिस्ट्रीज में जब लोगों ने बात की ऑफ द एक्सपीरियंसेस विद द गवर्नमेंट या मिसमैनेजमेंट, वो बिल्कुल हैं. 71 किताब में भी हैं बल्कि एट दैट टाइम व्हाट वाज हैपनिंग, बट मेरा ये फोकस नहीं था. सो दिस वाज आउटसाइड द परव्यू ऑफ माय फोकस एरिया. जी सैफुल्लाह. जी अस्सलाम वालेकुम मैम. मैं मैम ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने बीएस किया है. मैम मेरे दो क्वेश्चन हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो माइग्रेंट्स आए हैं सैफुल्लाह, आपके हर दफा दो क्वेश्चन क्यों होते हैं? आप चलिए करिए क्वेश्चन आप. मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो माइग्रेंट्स इंडिया से पाकिस्तान आए हैं या बांग्लादेश से पाकिस्तान आ गए, उनकी जब आपने इंटरव्यूज किए हैं, क्या उन्होंने बताया कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है? यानी वो अगर यानी माइग्रेशन ना करते तो वो बेहतर होते. जैसे हमारी जो बरादरी है, मेयो बरादरी, हम लोगों ने सबसे ज्यादा यानी माइग्रेशन की है हरियाणा से, मेवात से. मेरे दादा जो हैं वो अलवर राजस्थान से आए हैं. तो वो लोग जितने भी बताते हैं, इवन मेरी मदर भी 2 दफा इंडिया गई हैं, तो वो बताती हैं कि जो हमारी बरादरी के वहाँ लोग हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, वो इकोनॉमिकली इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है. वो फिर इसको इससे रिलेट करते हैं कि हमने हिजरत की है तो इसका यानी अल्लाह ताला ने हमें सिला दी है, हमने सेक्रीफाइस किया, हम पे जुल्म किए गए पार्टीशन के दौरान, तो इसलिए हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत बेहतर है. और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जब इंटरव्यू कर रही थी, आपने कहा कि आप बॉर्डर के दूसरी तरफ भी इंटरव्यू करके आई हैं, और फिर जब आपने उसको लिखना होता है उस सारी रिसर्च को, तो बाइसनेस कहीं ना कहीं ऐड नहीं होती? उसको हम न्यूट्रल कैसे रह सकते हैं उसमें? Yeah, thank you. I'll answer your second question first. I don't attempt to be neutral. That's what I was saying earlier as well. I think as a researcher, I will always have my bias, and I try to be very open कि मैं किस bias से जा रही हूँ, क्या expectations है मेरी, क्या मैंने state narrative पढ़ा हुआ है, what am I expecting people to say,
وہ کیا کہہ رہے ہیں, how is that influencing me? Firstly this, but I am also really aware کہ throughout the process یہ نہیں ہے کہ میرے سارے biases have vanished. I think all I can do is try to acknowledge my limitations and acknowledge that this is very subjective work. I'm not producing some kind of objective history. So I think the attempt to be neutral, I mean, I don't know what that means, honestly, because I think this work is very political work. I think all work is very political. All questions are political, and they're shaped in moments of time. They're shaped by the environment, and the responses are shaped by the environment. So, and by shaped by, again, my relationship to the interviewee, कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या political identity hai, national identity hai, religious identity hai, gender identity, and how will that shape what is being said. So rather than try to be neutral, I try to analyze that, कि इसका शायद क्या impact हो रहा है, और क्या limitation है, और कोई और अगर होता तो क्या produce होता. To come back to your first question, I think it's very interesting. It's really hard to say, right? Because कहीं ना कहीं वो ये भी मेरे काफी interviews में emotion आया कि हम बहुत बेहतर हैं. It's hard to say कि is that survival? Is that part of the survival, right, mechanism? कि you have lost so much. It has been deeply uprooting, if not violent. Right, and it's deeply painful that बहुत research अब आजकल आ रही है of the psychological ongoing impacts of partition, the economic impacts of partition, the political, social impacts. So it's there's a genuine and completely understandable need to say we are better now, to make sense of those decisions, right? So there's partly it's that, and partly I think it really depends कि आपके पहले क्या economic situation थी. Like I said initially, आपकी social class बहुत determine करती है आपकी migration किस तरह हुई. आप fly करके आए, या आप train पे आए, या आप चल के आए. मैंने लोगों के interviews किए हैं जो 2.5 महीने चल के आए हैं, right? और इधर भी आके they continue to struggle. Of course, there was a dream in Bengal and in Punjab that partition would lead to economic prosperity, and that did happen for some people, absolutely, but it did not happen for everybody. It really depended on so many different factors. So I think that's really hard to say, but I did find that narrative as well of people making sense of their decisions by saying we are better off, and I think that's very important to their survival. So I don't also question that. Yeah. जी डॉक्टर मुनव्वर साहब, आप अब सवाल कीजिए. जी सर, बहुत शुक्रिया. खालिद साहब और फिर हाँ जी, हमारी जो वर्दी गेस्ट है, मैं उनसे कुछ बड़े खास इश्यूज उनके सामने रखना चाहूंगा. एग्जैक्टली सवाल डॉक्टर साहब काफी सारे सवालात हैं, आप काइंडली मुख्तसर सा सवाल कीजिए. नहीं सर, मैं तो सिर्फ नुक्ता बयान करूंगा. जी आप पहली बात तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये मेरे लिए लर्निंग है जिस टाइप का ये जो ओरल हिस्ट्री आपने कहा है. लेकिन मैं 2 चीजें आपको बयान करूंगा, हो सके तो उन पर भी नजर डालिए. तो अगर आपने पहले 2 किताबें लिखी हैं तो मेरा ख्याल है कि बैठे बैठे कम से कम 1 किताब आपको और लिखनी पड़ जाएगी. जितने भी लोगों ने बातें की हैं, जितने भी लोगों ने एंगल्स बयान किए हैं, आई एम वेरी सॉरी टू से कि इसके अंदर जो करप्ट और कल्प्रेट कैरेक्टर है इस सारे मार धाड़ का, कत्लो गारत का, किसी ने उसका नाम तक नहीं दिया. एक ऐसी कॉलोनियल पावर कि जिसके पास कम से कम 15 लाख आर्मी इस सब कंटिनेंट में मौजूद थी, अगर वो उसमें से सिर्फ 10,000 फौजी पंजाब के इलाके पर डिप्यूट कर देते, और उस वक्त एक फौजी क्या एक सिपाही का इतना मतलब रोब दबदबा होता था कि पूरा गांव सहम जाता था, उसके हाथ में बंदूक होती थी. सिखों से आप मिलें बीबी, सिखों ने इस पे प्रोग्राम किए हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, आपको असल कहानी मिलेगी. सिखों की बनाई हुई आप फिल्में देख लें. इसको कहा जाता है प्रोफेसर साहब पोग्रम. एक होता है जेनोसाइड. जेनोसाइड होता है जब आप खुद लोगों को मारते हैं. पोग्रम ये होता है कि आप हालात ऐसे पैदा कर देते हैं कि उसके अंदर लोगों की तबाही लाजम हो जाती है. मैं मोहतरमा से कहूंगा कि ये जो शशि थरूर है उसकी किताब पढ़ लें, उसका इंटरव्यू करें या उसको सुने कि किस तरीके से इस इलाके पर गोरे ने, बरतानिया ने जुल्म किया, इसको डिप्राइव किया, यहां से नोच के ले गया सारी चीजें,
اور خاص طور پر کسی پروفیسر سے پوچھیں, آپ کہیں تو میں حاضر ہوں کہ جب ڈیمارکیشن کی جا رہی تھی, باؤنڈریاں بنائی جا رہی تھی, تو اس کی کوئی سدھ پٹ جسے پنجابی میں کہتے ہیں, سوری اگر یہ نہ سمجھ سکے کہ سیدھی سائیڈ کیا ہے اور الٹی سائیڈ کیا ہے, تو شاید ایک بندہ بھی نہ مرتا. دوسری بات یہ, پروفیسر صاحب یہاں وہ 200 سال بیٹھے رہے, اگر اس ساری مائیگریشن کے لیے وہ 2 ماہ کا ٹائم رکھ دیتے, ایسی کون سی جنگ لگ گئی تھی کہ ایک ٹرین کے اوپر جانوروں کی طرح لٹک کر لوگ ادھر آتے تھے اور ادھر سے ادھر جاتے تھے, بجائے اس کے کہ صرف یہ کہتے رہنا کہ اتنوں نے کہا کسی نے ہمیں بچایا, اتنوں نے کہنا کہ کسی نے ہمیں مارا. Why don't you focus the central, اور یہ درخت کا جسے تنا کہتے ہیں, کہ یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ ہو سکے تو محترمہ اس پہ ریسرچ کیجئے. اور یہ ساری کی ساری ڈویژن, ان کا سارا اینگر پنجاب پہ اس لیے تھا کہ پنجاب سے سب سے زیادہ تحریکیں جو ہیں ریبیلین, ادھم سنگھ ہو, بھگت سنگھ ہو, وہ رائے ہو, وہ اٹھتے تھے. تو یہ گورے کی بددیانتی ہے, اس کا کروول ایٹیٹیوڈ ہے. آپ ریل چیز کو ٹارگٹ کریں. نمبر 2, آپ نے یہ کہا کہ 1971 ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے میری بات سنیے, بات یہ ہے کہ کسی بھی ریسرچر کو ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ بات سنیں, آپ جو سینٹرل بات ہے آپ اس کو ٹچ ہی نہ کریں, اور آپ کہیں کہ جی ہم ادھر گئے ادھر گئے, یہ ہوا, یہ کیا بات ہے؟ یہ تو ویسٹرن پرسپیکٹو انہوں نے I'm ہمیں. very happy to respond to this, and then maybe we can move on to the next question. So firstly, میں بالکل ششی تھرور صاحب کے کام سے بہت familiar ہوں. I don't know if you've read my body of work or my articles. Of course, my biggest critique is کہ ہم colonial history کے بارے میں بات نہیں کرتے, اور I think کہ ایک بہت جو ہم مسٹیک کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہم partition اور partition violence کو ہم نے کہیں نہ کہیں morph کر دیا ہے. So ہم just imagine کرتے ہیں کہ violence نہیں ہونی چاہیے تھی تو partition نہیں ہونی چاہیے تھی. کافی دفعہ یہ سوال جڑ جاتے ہیں. I don't think they need to be together. I think it's very important کہ partition ایک political process تھا, اور جو violence تھی that was not a necessary process, and you're absolutely right. اس میں تو I think there's no disagreement here that the British played a very important role, جو ایک دم سے partition کو speed up کر دیا. And the mismanagement, that completely lies with them, and that has been talked about extensively, I think. So I think we can move on. جی thank you. خالد صاحب, جی خالد صاحب, خالد محمود صاحب, جی خالد صاحب پوچھئے سوال. سوری سر, بہت شکریہ. جی سر. جی خالد صاحب آپ کی آواز جی آ رہی. جی سر, میں صرف یہ میتھڈالوجی کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جو ہمارا کرنٹ ٹاپک ہے. انم زکریا نے بہت اچھی طرح سے بتایا کہ انہوں نے کس طرح سے ریسرچ کی ہے, اور اٹ سیمز ٹو بی ویری ریگریس ایفرٹ اور میتھڈالوجی. باقی خالد صاحب آواز چلی گئی آپ کی, آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی. اچھا سوری, وہ کوئی یہ جو ہے ہینڈ فری میں کوئی مسئلہ ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انم نے میتھڈالوجی کی بات کی ہے کہ انہوں نے جو ریسرچ کی ہے کون سی میتھڈالوجی انہوں نے استعمال کی, اور وہ بہت ریگرس میتھڈالوجی لگ رہی ہے. میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں 60 برس سے یہ باتیں سن رہا ہوں, کہانیاں سن رہا ہوں, جو کہانیاں انہوں نے نمبر بتایا, انہوں نے انٹرویو کیے, تو میں 60 برس سے سن رہا ہوں. میرا پوچھنا یہ ہے کہ 60 برس پہلے جس بندے نے مجھے یہ کہانی سنائی, اس وقت اس کے جذبات, اس کے نریشن, اس کی ٹون اور تھی, اور اسی بندے نے جب 40 سال بعد وہ کہانی سنائی تو اس وقت اور تھی. اسی طرح 71 کی جو وار تھی, اس وقت میں کالج میں پڑھتا تھا, اس وقت میری معلومات اور میرے جذبات اور میری فیلنگز وہ اور تھیں. 15 سال بعد اور تھیں, آج اور ہیں. تو انہوں نے جب یہ اتنے 70 ایئرز بعد یہ بات لوگوں سے پوچھی ہے, تو یہ جو افیکٹ ہے چینج ان ونز اون مائنڈ اور چینج ان ونز اون پرسپیکٹیو اینڈ چینج ان ونز اون فیلنگز, اس کو کس طرح سے ہسٹوریکل ریسرچ میں پارشل آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟
That is very, very interesting. And actually, I've been thinking about this more and more because I think अब just moment पे सवाल पूछते हैं वो बहुत important होता है कि मेरा personal जो दिलचस्पी थी वो यही थी कि 70 years बाद या 50 years बाद आप क्या ज़रूरी समझते हैं याद रखना और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप भूलना चाहते हैं या नहीं सामना लाना चाहते. तो that was my research question, but I am very interested कि अगर ये मैं interviews कर रही होती 1960 में versus 1970 versus today, what would those differences be? And I think that's a completely different study. वो longitudinal study होगी कि आप and I think that could be fascinating, deeply fascinating to look into, because these things, that's what my research shows. Your perceptions change, they evolve over time. How you relate to the event evolves. And the only other thing I'll say is कि जब मैं partition पे काम कर रही थी तो एक वो almost distance था 70 years का, but जब मैं कश्मीर में काम कर रही थी तो वो एक ongoing violence थी, unfolding violence थी. So the way those stories came forward और जो मेरे अपने जो questions थे और जो ethics थे, I had to really be conscious, because as you're saying, अगर 1971 में मैं ये काम कर रही होती on 1971, so completely different charged environment, different influences and different sensitivities. So I think this is a research project in itself that is so interesting, longitudinal अगर हम इसको देखें, which was beyond the scope, of course, because मैं one point in a time देख रही थी, but I was interested कि at this point in time, what do you remember? How do you imagine partition today? And what did it mean? What did it mean to you 70 years ago? Yeah. बहुत शुक्रिया. जी किंजा. Assalamu alaikum. Anam, I really want to appreciate you, the work you have done. It's really amazing. Or not everyone have, even we can say very few people have such guts कि वो इस तरह का काम चुनते हैं और उसको करते चले जाते हैं. अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि पार्टीशन के टाइम पे लोगों के बड़े एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ट्रेजिक रहे होंगे, उसमें वायलेंस और वो सारे एलिमेंट्स जो हैं रहे होंगे. वायलेंस को अगर ना भी रखें तो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना इटसेल्फ एक बहुत हार्ट रेंचिंग एक्सपीरियंस होता है. अब एज एन इंडिविजुअल अगर मैं कोई पार्टीशन की या इस तरह की स्टोरी पढ़ूंगी, उसमें वायलेंस और इस तरह की चीजें होंगी, तो वो बड़ी दिल दहला देने वाली होती हैं और उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है एक पढ़ने वाले पर. लेकिन आपने तो लोगों के इंटरव्यूज किए, आप 1-to-1 गई उनके पास और आपने वो चीजें सुनी, और आपने जब सुनी नहीं आपने उनको पेन डाउन भी किया. तो जो आपका लिखने से लेकर सुनने से लेकर लिखने तक का सफर था, वो जो प्रोसेस था, वो जो आपने जैसे उसको सुना नहीं, आपने उसको ऊपर पूरा काम किया, सोचा और उसको फील भी किया, उसको वो फीलिंग्स क्या थी, आई जस्ट वांटेड टू नो, और उसका आप पर एज अ रिसर्चर क्या इम्पैक्ट हुआ और आपका जो थॉट प्रोसेस थे वो चेंज हुए हैं या उन पर किस तरह का असर हुआ? Thank you so much for that question. I think काफी impact होता है researchers पे, and I say that with a caveat because obviously मेरे पास वो privilege है कि मैं वो record करके उधर से जा सकती हूँ. I think that's a very important privilege to remember, and that's what I was saying earlier as well. और वहाँ पे ethics आते हैं because ये लोगों के लिए कहानी नहीं है, लोगों के लिए उनकी जिंदगी है. As researchers, we get to go in and choose when to leave. So वो privilege तो होता है, but उसका ये मतलब नहीं है कि impact नहीं होता. These stories can deeply impact you, especially अगर आप long term काम कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं लोगों के पास. So for example, कश्मीर में मैंने 2014 में काम करना शुरू किया था, उस वक्त कश्मीर में बिल्कुल different environment थी. 2016 में जो बुरहान वानी को कत्ल किया गया, उसके बाद जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में पॉलिटिकल मूवमेंट हुई, क्रैकडाउन्स हुए, वायलेंस हुआ, तो उसके बाद इस साइड ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल बहुत ज़्यादा सीजफायर वायलेशंस होनी शुरू हो गई. तो जिन औरतों के साथ मैंने काम किया था जो 1990s की मुझे कहानियाँ सुनाती थी, वो फिर से बंकर्स वो साफ कर रहे थे और वो ही सूरत हाल फिर से आने लग गए. तो वो काफ़ी डिफिकल्ट था कि ये हिस्ट्री नहीं है, ये ऑनगोइंग भी है, ये इट्स हैपनिंग राइट नाउ और लोग कत्ल हो रहे हैं while I'm doing this work. So it takes its emotional toll. काफी दफा it would come into my dreams and I would become those people. When I went to Bangladesh and I heard the stories, it was extremely difficult doing that work on 1971 as well. So it is difficult, I'm just going to say that, and kahin na kahin wo process
یہ ایسا ہوتا ہے کہ میں انٹرویوز کرتی ہوں, then I come back, then I transcribe those interviews, and those transcriptions can be difficult, and then there's the whole writing process. So I don't, again, going back to the questions on being neutral, I don't think you can be, because there will be an emotional connection to these stories as well. And so I do talk about in the book how that has impacted me, what is difficult, what is not, but always with the caveat that I don't hijack people's stories to say, okay, at any level I can experience what they're experiencing. I can't, because I've had that privilege of not having that first-hand experience and the privilege of being able to walk away. Thank you so much. جی ڈاکٹر ایاز صاحب, اور ڈاکٹر ایاز کے بعد سمین آپ دوبارہ ہینڈ ریز کر رہے ہو یا پہلے سے ہی ہے؟ نہیں دوبارہ. چلے آپ کی طرف آتے ہیں, پہلے ڈاکٹر صاحب کو سنیں. جی ڈاکٹر ایاز. ڈاکٹر صاحب آپ انمیوٹ کریں ہمیشہ کی طرح. جی ڈاکٹر صاحب. نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب, ابھی بھی میوٹڈ ہیں آپ. چلیں سمین آپ بیٹا کر لو مین وائی پہ کوشچن, جب تک ڈاکٹر صاحب انمیوٹ ہو جائیں. اچھا انم, it's up to you if you want to answer my question or not, کیونکہ یہ اس کے اوپر ہی تھوڑا سا میرے خیال میں زیادہ بلڈ ہو جائے گا. ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے ایموشنل کنیکشن بن جاتا ہے, تو کہیں ایٹ اینی پوائنٹ آپ کو ایسا فیل ہوا, یا مطلب جو لوگ اپنی اسٹوری سنا رہے تھے ان کو بھی تو آپ کے ساتھ کوئی ایموشنل کنیکشن فیل ہوتا ہوگا نا, جس طرح یوزلی ایگزامپل تھوڑی آف سی ہے, لیکن جس طرح not usually, sometimes people feel a certain connection with their therapist, کیونکہ that is one person who is finally listening to them. تو آپ کو کہیں ایسا لگا کہ جو the people who were sharing their stories, ان کا آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کا کنیکشن ڈیولپ ہوا؟ I think so. Obviously not in every single case, but in most cases, at least the people I've interviewed, وہ کہیں نہ کہیں emotional connection develop ہو جاتا ہے. کافی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی مجھے میسج کرتے ہیں that I'm in touch with, because وہ relationship اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ نے بنایا ہے ایک almost exploitative reason کے لیے کہ اچھا مجھے story چاہیے now it ends. ابھی for example جب بھی نیلم میں ان گاؤں میں ceasefire violation ہوتی ہے تو I reach out, یا وہ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ شیئر کرتے ہیں. جہاں پہ پاسبل تھا میں ٹرانسکرپٹس اور فائنل چیپٹرز ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. وی ٹرائی ٹو کنٹینیو دیٹ ریلیشنشپ. وہ ہر جگہ پاسبل نہیں ہوتا آف کورس, بٹ wherever it is we do continue. I'm in touch with a lot of people that I work with. They keep me updated. They share things like, کسی کی شادی ہوئی یا بچہ ہوا, اس طرح کی بھی کہانیاں, یا کوئی فوت ہو گیا انٹرویو کے بعد. کافی دفعہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ میں نے جن لوگوں کے انٹرویو کیے جب تک کتاب آئی, unfortunately we lost them. So definitely I think that connection is sustained. How did you manage like your own emotions, like not as a researcher, as a human being? It's hard. It's really hard work. And actually میں جب کشمیر میں نے کام شروع کیا تو میں نے سائٹ پہ ایک کاؤنسلنگ میں ڈپلوما بھی I enrolled in it, and primarily اس کا ریزن یہ تھا کہ میں ethically sensitively trauma survivors کے ساتھ کس طرح کام کروں. I wanted to be as curious as possible, but it also helped me. So I think it's important to build resources. It is very difficult work, honestly. I mean, especially جو میں نے کام کشمیر میں کیا ہے اور 71 میں کیا, it continues to impact me till today. I can only imagine. Yeah. Especially during the writing process, but till today it continues to impact, because again those are people's lives, and continue to be shaken by these events. So it comes with its challenges, the work. Yeah. Building resources around you is important. جی ڈاکٹر ایاز. مینا آپ کی طرف واپس آئیں گے, باقی کوشچنز لے لیں پہلے. جی ڈاکٹر ٹھیک ہے, نہیں ہوگی بات. جی ڈاکٹر ایاز. السلام علیکم. ایک تو معذرت کہ وہ پہلے مائک شاید ٹھیک نہیں تھا, اور دوسرا انم زکریا کا اتنا اچھا یہ کام ہے, اور اس کی جتنی بھی اپریسیشن کی جائے اتنی کم ہے. اس کو میں اچھے سے جانتا ہوں کہ یہ بیسکلی ڈی کنسٹرکشن ہے میٹا نریٹیوز کی.
जो ये मेटा नैरेटिव्स बन जाते हैं किसी भी आइडियोलॉजी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, चाहे वो नेशनलिज्म के नाम पे हों, चाहे मतलब बेताशा और हो सकती हैं, और उसके अंदर जो इंडिविजुअल ट्रेजेडीज हैं उनको क्या कहना चाहिए कि उनको सेक्रीफाइस किया जाता है। तो इसमें जो इन्होंने एक टर्म इस्तेमाल की अपने उसमें, जस्ट कमेंट्स हैं एक दो मेरे छोटे छोटे, ओरल स्टोरीज, तो ये मुझे लगता है कि एक यूफेमिस्टिक एक्सप्रेशन है ओरल की बजाय, अदरवाइज तो ये ट्रैजिक लाइफ स्टोरीज हैं जो सेक्रीफाइस की गई हैं मेटा नैरेटिव्स को बिल्ड करने में, चाहे वो आइडिया ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, हम उस डिटेल में नहीं पढ़ते, लेकिन ये जो अभी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इस तरह के वर्क की हमारी सोसाइटी को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो इंडिविजुअल ट्रेजेडीज हैं और उसके जो फैक्टर्स हैं उनको हाईलाइट करना ये आगे वक्त की ज़रूरत बनता चला जाएगा। ज़ाहिर है एक इंडिविजुअल भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि कोई और आइडिया, क्योंकि इंसान के साथ साथ पूरा आइडिया यानी उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह होगी। हम ये देखते हैं कि ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी और उसको हम बहुत ही सॉफ्ट एक्सप्रेशंस के साथ कि जी इतने लोगों ने माइग्रेट कर ली, उसके लिए बड़े हमने यूफेमिस्टिक एक्सप्रेशंस रखे हुए हैं, जिससे ये जो ट्रेजेडी जिससे इस ट्रॉमा से गुजरे हैं लोग, उसको हाईलाइट नहीं किया जाता। ये एक तो मेरी एप्रिसिएशन थी मैम के लिए। और दूसरा यहाँ पे एक क्वेश्चन हुआ कि जो स्टोरीज पहले थी कुछ सालों के बाद वो स्टोरीज डिफरेंट हो गई हैं। ये एक वैसे ह्यूमन नेचर है, इसके ऊपर मैं एक कमेंट ये करूंगा कि जिसका जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है, अगर बिटर एक्सपीरियंस है तो पिछला उसको याद आना शुरू हो जाता है और उसके हवाले से उसकी मेमोरीज इन रिच और उसके एस्पेक्ट्स हाईलाइट होते चले जाते हैं। ये एक सपोजिशन है, यानी उसको फ्रेम किया जा सकता है। अगर उसकी जो लिविंग है एक्सपीरियंसेस हैं वो अगर अच्छे हों तो जो पीछे की स्टोरीज हैं वो फिर तल्ख होती चली जाती हैं, यानी ह्यूमन साइक किस तरह से बनी हुई है। एक छोटा सा और मैं कमेंट करना चाहता हूँ जो डॉक्टर मुनव्वर ने इशू रेज किया उसके ऊपर कि जो ये काम है बेसिकली ये उन हैपनिंग्स के ऊपर है जो चीज़ें हो चुकी हैं लेकिन वो डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी ये एक्चुअल हैपनिंग्स हैं और ये उनकी एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन है, ये एक अलग रिसर्च है। तो डॉक्टर साहब शायद जिक्र कर रहे थे, ये उस प्रोस्पेक्ट्स की तरफ इशारा कर रहे थे कि जो कुछ हो सकता था तो ये इंटायरली डिफरेंट मोड ऑफ रिसर्च बनती है। तो उसको इसके साथ करना जाहिर है कि किसी भी रिसर्च को हम डेग डाउन करते हैं, उसके नीचे जाते हैं तो उसकी सराउंडिंग मतलब हम टॉपिक्स को मिक्स नहीं कर सकते। तो ये मेरे कमेंट्स थे और अगेन दैट वाज रियली अ वंडरफुल टॉपिक एंड वंडरफुल स्टडी। इसको फील किया है आज कि ये हम तो इस बारे में बड़ा जनरल कहते थे, लेकिन ये एक बड़ी ह्यूमन हिस्ट्री में ये एक बहुत ट्रेजिक इवेंट है। Thank you very much. Thank you so much. And I completely agree. I try to deconstruct state narratives and I'm very interested in impact and effect and causation. Of course, so many people are looking at causation. Is a completely different area of research. Us pe काफी काम हुआ हुआ है and वो भी काम है. Of course, we need to keep doing that. But personally, as मैंने more recently anthropology में focus किया है, anthropology of violence. तो उसमें भी मैंने यही सीखा है कि sometimes when we're looking at cause, we can come to justify what happened, explain what happened. So as an anthropologist, the effect is what really strikes me and the ongoing effects. So thank you so much. जी बाबर साहब के बाद अरशद वारसी और फिर आसमा, और कोई सवाल नहीं है फिलहाल। जी बाबर साहब। अच्छा, अरशद वारसी से ले लें क्वेश्चन, उनका पहले रेज किया था उन्होंने। ठीक जी, वारसी साहब, अरशद वारसी साहब नहीं है। आसमा आप जी वारसी साहब हैं, करिए सवाल। So Anam Zakaria, it was a very interesting to listen to you और बड़े ही अच्छे अंदाज में आपने एक्सप्लेन किया। मैं क्विकली एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था, वो ये कि
जिन बच्चों का आपने इंटरव्यू किया इन डिफरेंट कंट्रीज, तो अब वो बच्चे यकीनन या तो जवान हो रहे होंगे और चंद दिनों में वो इस सोसाइटी में वो अपना कोई रोल प्ले कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर जैसे हम बात करते हैं कि हमारे टेक्स्ट बुक में जो बातें लिखी थी और जो रियलिटी थी वो डिफरेंट थी, अगर उन बच्चों को रियलिटी का पता लग जाए तो फिर क्या होगा, और अगर वो नहीं पता लगा तो फिर क्या होगा? यानी कि दोनों सूत्रों में, जैसे अभी की अगर हम बात करते हैं कि नहीं पता लगा व्हाट द रियलिटी वाज, तो क्या हो रहा है, और अगर सही पता लगता है तो फिर क्या होना था? तो ये आप ये बहुत अच्छा सवाल है, and this is something that motivates my work. I'll put it that way. मुझे जो urgency feel होती है इन stories को document करने की, वो यही इसी की the reason यही है कि अगर हम नहीं करेंगे तो ये nuance और ये personal stories हमारे पास नहीं होंगी, and we'll only be left with jingoistic, myopic, censored, distorted histories. So that really worries me, and मैंने इसका impact देखा है. So मुंबई में भी जब मैं काम कर रही थी स्कूलों में, इंडिया में, पाकिस्तान में, जो फर्स्ट परसेप्शंस होती हैं वो एक्सट्रीमली हार्ड लाइन होती हैं. बच्चे फॉर एग्जांपल इंडिया में कहेंगे कि पाकिस्तान में टेररिस्ट होते हैं, हमने बात नहीं करनी. मैं जब उधर थी मुंबई में, I'll share a few anecdotal examples. मैंने विजिटर का टैग पहना हुआ था और एक छोटा सा बच्चा 6 साल का मेरे पास आया. उसने कहा कि विजिटर आप कहाँ से हैं? मैंने कहा आप गेस करो मैं कहाँ से हूँ. तो उसने दुनिया के सारे मुल्क गेस कर लिया, बट ऑब्वियसली नॉट पाकिस्तान. और जब मैंने कहा पाकिस्तान तो वो भागने लग गया. और मैंने कहा क्या हुआ है, क्यों भाग रहे हो? तो उसने कहा मुझे अजमल कसाब से डर लगता है. राइट, सो दिस इज द सिचुएशन देयर. जो परसेप्शंस हैं, पाकिस्तान से मैं एक डेलीगेशन लेके गई सिटीजन्स आर्काइव की, और उधर स्कूल की प्रिंसिपल थी जिन्होंने आगे होके एक हार पहनाने की कोशिश की और टीका लगाने की कोशिश की, जो एक गुड ओमेन होता है. तो बच्चे रोने लग गए. मैंने कहा आपको क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि एक तो हमारी आंखों ने ज़िना कर लिया है, दूसरा कि अब हम हिंदू हो गए हैं तो हमें कन्वर्ट कर लिया. So there are so many misconceptions like that. और बहुत ज़्यादा इस तरह के मैंने unfortunately scenarios देखे हैं, and I think that will lead to very serious problems in the region. Very, very serious problems in the region. They are already leading to them. And I've also seen कि transformation किस तरह होती है जब dialogue होता है या जब आप different access to stories देते हैं. I'll share a story of one family. जो बच्चा था जिसके साथ मैं काम कर रही थी, तो उस वक्त आई थिंक 9-10 साल का होगा, एंड ही वाज कंप्लीटली अवर्स टू द आइडिया ऑफ द प्रोजेक्ट. कहता था मैंने तो खत ही नहीं लिखना और मैंने तो बात ही नहीं करनी, एक्सचेंज नहीं मैंने करना इंडियंस के साथ, बिकॉज मेरे दादा के साथ ये हुआ था, एंड आई रिस्पेक्टेड दैट. बट ओवर टाइम उसका ओपिनियन काफ़ी चेंज होने लग गया, और जब हम इंडिया डेलीगेशन लेके जा रहे थे तो ही वांटेड टू गो, बट उनकी अम्मी ने मना कर दिया. और मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे फादर जो थे वो आई थिंक वो होशियारपुर से ही आए थे बल्कि, और उन्होंने अपनी बहुत फैमिली मेंबर्स को लूज किया, और मुझे तो लगता है कि मेरा बच्चा उधर जाएगा तो वापस नहीं आएगा. मैंने कहा ठीक है. कुछ दिनों के बाद उन्हीं का मुझे फोन आया, उन्होंने कहा कि जा सकता है. मैंने कहा क्या, व्हाट चेंज्ड, व्हाट हैपेंड? मैंने कहा मैंने अपने अब्बू से बात की जिन्होंने एक्सपीरियंस की थी पार्टीशन, और उन्होंने कहा कि वो मेरे घर जा रहे हैं, उसको कुछ भी नहीं होगा और उसको जाने दो. सो व्हाई द रीजन आई एम शेयरिंग द स्टोरी इज बिकॉज जिन्होंने एक्सपीरियंस किया वो वायलेंस, उन्होंने वायलेंस के अलावा भी चीजें एक्सपीरियंस की. उनका सिर्फ वो पैकेज्ड एक्सपीरियंस नहीं था, उनको प्री पार्टीशन भी और जो रियलिटीज थी. इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत एक रोजी पास था. फॉल्ट लाइंस ऑफ कोर्स थी, बट एक को डिपेंडेंस, एक को एग्जिस्टेंस भी थी. जो सेकंड जनरेशन जो बच्चे की अम्मी थी जो पाकिस्तान में पैदा हुई थी, तो थर्ड जनरेशन उनके पास बिल्कुल वो लेंस नहीं थी. अब वो जो बच्चा है वो ऑलमोस्ट एम्बेसडर है ऑफ बिल्डिंग पीसफुल रिलेशंस इन साउथ एशिया. तो मैंने वो चेंज देखा है. एक और मैं आई जस्ट शेयर दिस एंड देन वी कैन मूव ऑन. मुंबई में ही मैं बच्चों के साथ स्काइप एक्सचेंज कर रही थी, एंड मैंने उनको कहा कि आप जो मर्जी पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो. तो टेररिज्म पे सवाल आए, जो भी उनके परसेप्शंस थी, और हमने कोई 40 मिनट्स बात की. एट एंड ऑफ दोस 40 मिनट्स one child got up and she said, now I know not all Pakistanis are murderers, I can think of going there too. And I'm quoting her directly. That's the power of a 40-minute conversation that humanizes.
So just to give you a sense of, I think, where we're heading and why I'm so worried, because इस तरह के initiatives obviously बहुत limited scale पे हैं, जहाँ पे हमें access मिलता है to other kinds of information, but जहाँ पे मिलता है, kids want to talk again, they want to learn more, and this will not make them any less patriotic, but they will be more informed citizens. So yeah, thank you for that question. बाबर साहब, बाबर जी साहब, जी बाबर साहब, आपके पास अस्मा है और सुहेल जुतोई साहब हैं, ये 2 क्वेश्चन और हैं फॉर द मोमेंट, तो करिए क्वेश्चन। जी, मेरा एक तो ये कि एक क्वेश्चन है छोटा सा और एक छोटा सा कमेंट है, और दोनों मेथोडोलॉजी के बारे में। मेरा इम्प्रेशन ये है कि आप की जो रिसर्च ट्रेनिंग है वो बहुत सॉलिड है, जिसकी वजह से इतना जो है रिफ्रेशिंग किस्म का और इतना नॉइस्ड किस्म का पर्सपेक्टिव जो है वो आप आर्टिकुलेट करने में कामयाब हुई। तो थोड़ा सा अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में बताइएगा कि आपने कहाँ से रिसर्च ट्रेनिंग ली। एक बात जो क्वांटम फिजिक्स का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व से अलग नहीं हो सकता। मतलब ये साइंस कह रही है, फिजिक्स कह रही है। मतलब फिजिक्स में लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर है, वो पार्टिकल भी है, वेव नेचर भी है, लेकिन वो पार्टिकल नेचर को वो करेगी, डेमोन्स्ट्रेट करेगी या वो करेगी वेव को, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर। तो क्वांटम फिजिक्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि जो ऑब्जर्वर है वो पार्ट ऑफ रियलिटी है, देयर इज नो ऑब्जर्वेशन विदाउट द ऑब्जर्वर। तो ये जो बहुत सारी डिबेट है मेरे जैसे लोग जो करते हैं कि भाई वो जो बायसेस हैं उनका क्या बना, उनको बयान करना ही जरूरी है। वो तो साइंस भी ये कहती है कि वो मौजूद ही रहेंगे। तो दिस इज वन कमेंट। जाहिर है इस पे कुछ लोग इस पे बहुत ज्यादा एतराज कर सकते हैं, गुस्से भी हो सकते हैं। दूसरा, मुझे आपका जो लगा कि जो इंटरव्यूइंग स्किल है और क्वेश्चनिंग स्किल है वो बड़ी पावरफुल है। तो डू यू सजेस्ट एनी वेरी गुड बुक ऑन काइंड ऑफ कि इस तरह का इंटरव्यू हो? क्योंकि हमने जो इंटरव्यू देखते हैं जनरली उसमें इंटरव्यूअर जो है वो ही सारा कुछ कर रहा होता है, और जिसका इंटरव्यू होता है उसको बेचारे को बोलने का वक्त भी नहीं मिलता। तो दिस काइंड ऑफ anything which gives a person the flavor of what is a good research interview is. तो ये मैं पूछना चाहता हूँ। Sure. Thank you so much. So मेरी जहाँ पे तक ट्रेनिंग की बात है, as I mentioned earlier, मैंने उस तरह PhD ट्रेनिंग मेरी नहीं है. I'm not an academic, but मेरा background international development में है, and then anthropology of violence मैंने पढ़ी है at the University of Toronto. So उसमें उसी के through मैंने oral history में भी courses लिए हैं. But मेरा जो शुरू में काम था वो on the job मेरी काफ़ी ट्रेनिंग हुई at Citizens Archive of Pakistan, और वो इदारा जो है शमीनो चनोय ने इनिशिएट किया हुआ है. So I had the privilege of learning directly from her as well, and learning on the job and improving. And then obviously I took some additional courses. जैसे मैंने बात की, counseling में भी मैंने training की. So वो एक ongoing मेरी professional development है. आपका second question, can you just remind me please? मेरा सवाल ये था कि कोई रिसर्च। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. So मैंने अपनी किताबों में भी मैं अपने methodology काफ़ी share करती हूँ. So how I ask and then what's happening. But what I can do after this is I can suggest some oral history की जो किताबें हैं जिनसे मैंने काफ़ी सीखा है. They're not focused on Pakistan necessarily, कुछ focused हैं on Latin America, but I think those are really interesting ways of approaching the work. So I'm happy to शायद सब आपको मैं भेज दूंगी या मैं WhatsApp group में message कर सकती हूँ. So I'll put forward some suggestions that I've really loved and enjoyed. उसमें वीना दास का काम काफ़ी important है. आपका काम बहुत डिलाइटफुल है, वेरी जो है ना, मतलब खुश होता है सुन के, इतना अच्छा काम है. Thank you so much. Thank you. जी अस्मा जान मोहम्मद जी. अस्मा जी, अस्सलाम वालेकुम. मेरा ताल्लुक इस फील्ड से तो नहीं है, तो probably शायद एक बेसिक क्वेश्चन होगा, बट I would like to ask about the selection methodology के जिसको इंटरव्यू करना है, वो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या फैक्टर्स मद्देनजर रखे जाते हैं? क्या आप ये देखती हैं कि एक इंसान का इंटरव्यू किसी और ने नहीं किया पहले, यानी कि टू मेक श्योर दैट ओनली द बेस्ट एंड द रॉ एंड द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ओनली कम्स आउट, बिकॉज ह्यूमन नेचर है कि अगर एक ही चीज इंसान से बार बार पूछी जाए तो भी
उसका नरेशन बयान करते हुए उसका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाता है। एक ये चीज है। दूसरा ये कि आपके काम में आई डोंट नो, मेरा बैकग्राउंड अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से है, तो पता नहीं, हम तो फैक्ट फाइंडिंग कर रहे होते हैं। आई डोंट नो आपकी रिसर्च में ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी या सब्जेक्टिविटी किसको लेके, फैक्ट फाइंडिंग को या नैरेटिव बिल्ड करने को? और तीसरा ये कि आपने अब तक जितनी भी रिसर्च की है उसमें से आपको, अब अगर मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल साइड पे जाऊं, परसेंटेज वाइज क्या आपने कितना % फैक्ट फाइंड किया है, या सिर्फ इमोशंस ही इमोशंस होते हैं, नैरेटिव्स ही होते हैं, अपने अपने पर्सपेक्टिव ही होते हैं? थैंक यू। Okay, so I will maybe take the last question first, and I think I'll combine that with your second question. Let me know if it's not answered properly. But I think that मेरी जो approach है, it's not necessarily to bring forth new truths. I think वो oral history needs to complement existing archival and other sources of history. These are not either or for me. So एक तो वो चीज है, but obviously within the work, I'm trying to bring forth voices that are not as mainstream. That's my entire purpose. कि mainstream narrative ये है और नॉन मेन स्ट्रीम क्या चीजें हैं जो हमारे तक नहीं आती. सो फॉर इंस्टेंस जब मैंने वो पोइट्स और इंटेलेक्चुअल्स के मैं इंटरव्यू कर रही थी जो पंजाब में थे, कुछ आर्मी ऑफिसर्स थे जिन्होंने रेजिस्ट किया था 1971 में, वो ये नहीं है कि nobody knows about them, but they're not part of the mainstream narrative. So I was trying to bring those things forward. So usme, it's not fact finding. I would not put it like that, because that's not my methodology or nature of work. But it is definitely about bringing forth information, bringing forth narratives that are less heard. This takes me to your first question, कि selection किस तरह होती है? Of course, you know, सबाल्टर्न काम में we want कि जो आवाजें ऐसी हैं जिनको उतना वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला या वो आगे तक नहीं आए, हम उनको आगे लाएं. But इसमें काफी problems भी होती हैं. I think one is a question of power and privilege as well, because what do we consider as voices heard? Because for instance, जब मैं कश्मीर में काम कर रही थी तो इंग्लिश में किताबें नहीं थी इस रीजन के बारे में, पर वर्नाक्युलर में, रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत ज्यादा लिटरेचर ऑलरेडी था. सो इट्स नॉट अबाउट कि किसी ने अपनी स्टोरी कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं की, कई दफा शेयर की है, किसी कम्युनिटी के साथ की है, किसी और जबान में की है. सो समटाइम्स इट्स अबाउट दैट. इट्स नॉट कि आप कोई इस तरह का important role play कर रहे हो that you're breaking the silence. It's not always that grand and that big. And I also think that it shouldn't necessarily be, because when you're making somebody talk for the first time, there are lots of ethics involved, and you can do that work, but you need to have a lot of time and you need to do a lot of relationship building. So for instance, जब मैं बांग्लादेश गई और मेरी किताब में I talked about this in the introduction कि बहुत ज़रूरत है कि और भी आवाज़ें आएं, but I knew कि मेरे पास limited visa है, मैं वापस नहीं आ सकूंगी. तो अगर मैं सर्च करूंगी उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक 50 years on अपनी stories नहीं share की, and I'm going to push them very quickly to share trauma stories, that is an ethical question mark on my research, right? So I intentionally only went and spoke to those people who had either spoken before or were willing to speak to me. They're the ones who came forward. And I don't think you lose. Because the assumption is कि सारे वही सवाल पूछ रहे हैं उनसे. That's not true. As I mentioned, आपके सवाल भी different होंगे and आपकी presence is going to shape a different answer. So अगर उन्होंने वही story किसी बांग्लादेशी के साथ share की है, that's very different than sharing with a Pakistani. My questions are different. Our interaction is different. So I think something new will come. It's not about reproducing the same material, but it's about taking a different angle while keeping ethics and sensitivity in mind. So to succinctly answer, yes, at times, you know, there's a lot of value in bringing forth stories जो कभी भी record नहीं हुई, but it's also important to not assume कि वो किसी के साथ भी share नहीं की या किसी भी ज़बान में आगे नहीं आई, और आप ही हो जो वो silence break कर रहे हैं. And if you are doing that, then do you have the time, the relationship, the ethics, the sensitivity to do that in a very trauma-informed way? Thank you. जी सोहेल साहब, सोहेल जुतोई साहब. सोहेल साहब, are you there? सोहेल साहब नहीं है मुझे लगता है.
तो आ रही है आवाज? अस्सलाम वालेकुम। जी सुहेल साहब बोलिए। अच्छा, सॉरी बेटे की आवाज पीछे से आ रही है तो इसके लिए पेश की माजरत। नहीं हमें नहीं आ अच्छा अच्छा बहुत आपका अच्छा बेटा कोई आ रही है। बहुत अच्छे अंदाज में मैम बहुत अच्छे अंदाज में आज पार्टिशन स्टडीज जो है इसके बारे में। सुहेल साहब थोड़ा सा अगर आप अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दें और उसके बाद फिर आप कमेंट के क्वेश्चन। जी नाम जी सुहेल, डॉक्टर सुहेल यूसुफ नाम जी। मैं प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री इन रावलपिंडी और हशमत अली इस्लामिया कॉलेज रावलपिंडी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहा हूँ। मेरा पीएचडी का काम जो है वो पंजाब मुस्लिम लीग में धड़े बंदियों पर जो है ना मेरा काम है। बहरहाल मिस अनम ने बहुत प्यारे अंदाज में अपनी जो है ना बिल्ड किया है सारे जो अब कह लें ओरल हिस्ट्री के ऊपर जितना भी अपना थीसिस था। मैं 2-3 क्वेश्चन जो है ना छोटे छोटे वो करना चाहूंगा और साथ में कॉम्प्लीमेंट भी हैं कि आपने बड़े अच्छे तरीके से आप अपना जो है ना क्वेश्चन बिल्ड किया है। एक एडी इजाज है हमारे इधर उकाड़ा साहिवाल साइड के, प्रोबेबली पिछले दिनों फौत हो गए। उनका एक काम है ओरल हिस्ट्री के ऊपर काल बुलंदी। तो वो दरअसल 1857 में जो आप कह लें कि जो वार हुई है उसमें उन्होंने उस इलाके के अंदर जो इंडिजिनस जो ढोले हैं जो माइये हैं, जो पंजाबी सिंफ है, उसको उन्होंने अब कह लें कि ढोले माइयों को इकट्ठा किया है और उसमें जो राय अहमद खान खरल है उनके कंट्रीब्यूशन को ज्यादा सारा उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। तो जब भी इस काम को मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के दोस्तों के सामने रखता था तो वहाँ पर उसको उस तरह एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। एक खास किस्म का एक क्रिटिसिज्म सामने आता था कि इसमें वो डॉक्यूमेंट्स नहीं से मदद नहीं ली गई जिससे जो है ये हिस्ट्री जो ऑथेंटिक हिस्ट्री जो है उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो ये एक बड़ा एक सवाल रेज किया जाता था। तो क्या मैम आपको भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम या किसी जगह पर इस तरह की कोई बात सुनने को मिली? दूसरा आपने दूसरा एक जो है ना आपने बड़े अच्छे अंदाज में ये भी बताया कि तरफैन में पाकिस्तान साइड पर इंडियन साइड पर आपने जो माइग्रेंट्स हैं या मुख्तलिफ जिन्होंने इन सफरिंग को फील किया है उनसे आपको इंटरव्यू करने का मौका मिला। कभी कोई ऐसे लोगों से भी इंटरव्यू किए जिन्होंने अग्रेशन की, जो अग्रेशन में इन्वॉल्व रहे हों, अब वो वायलेंट रहे हों, अब उनको रिग्रेट्स हो रहे हों, तो उनका अब उनके रिग्रेट्स किस तरह के रिग्रेट्स हैं उसके बारे में काइंडली थोड़ा सा बताइएगा। और एक जस्ट लाइटर मोड में, चूंकि मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूं तो फैसलाबाद में तीनों तरह के जो आप कह लें कि लोग आबाद हैं, लोकल भी हैं, माइग्रेंट्स भी हैं, सेटलर्स भी हैं, तो आपस में उनकी नोक झोंक चलती रहती है। तो पिछले दिनों हम लोकल्स और माइग्रेंट्स आपस में बैठे हुए थे तो एक लोकल की तरफ से बड़ा प्यारा ढोला आया था। आई होप के अनम शायद इनको इस ढोले को अंडरस्टैंड करेंगी कि कूंजा दे के बतका लइयां बड़ी भुल लग गई जनार नू। तो काइंडली ये 2-3 जो पहले सवाल हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बहुत अच्छे अंदाज में आपने अपना जी बिल्कुल। आई थिंक ओरल हिस्ट्री पे आई थिंक अब काफ़ी ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग है ओरल हिस्ट्री की ओवर द इयर्स, बट उस पे यही क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। एंड आई थिंक पार्ट ऑफ दैट हैज टू डू विद colonialism because this region has had a very rich tradition of oral folklore, oral storytelling हमेशा से रही है, but obviously with colonization a certain privilege was given to written word and archival work, right? But इधर मैं उर्वशी बुटालिया की lines borrow करूँगी जिनको मैं बहुत you know, she is my inspiration. I learn a lot from her. ये किताब भी I would really recommend to anybody. It's a difficult read, but उनका जो अंदाज है काम करने का, if you're interested in oral history and interview techniques, The Other Side of Silence is a must go. And what she says is कि what somebody chooses to remember is as important as what happened. Right? मैं उसको थोड़ा सा butcher कर रही हूँ, I'm sorry, मैं paraphrase कर रही हूँ, but because even
what happened is remembered or retold by somebody in some way or another. And what she means is कि even जो archival history है, अगर आप उस पे analysis करेंगे तो उसमें भी information is made absent and present in certain ways. It's not hardcore truth objective history as we see it. So I think because we assume कि वो is hardcore objective history, then we start to look at oral history in a different way. We start to look at oral communication in a different way. Written text को हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं. So वो एक challenge है. बिल्कुल, but the way I look at it is these works complement each other, and I would again really recommend anybody who's interested in learning more to read her work. She does a much better job at explaining than I can. जहाँ पे आपने violence और regret की बात की, it's so interesting because mostly I think एक तो interviews हैं जहाँ पे people did acknowledge violence, but mostly they will talk about it in third person. कि ये मैंने सुना या ये मैंने देखा या ये हुआ पर मैंने नहीं किया. So that's what you'll find most commonly. Very few people will actually talk about their own complicity in that. But इस पे जो काम हुआ है जो बहुत interesting है वो यास्मीन साकिया का है. It's remembering 1971. And उन्होंने interviews किए हैं of people who engaged in violence and today experience regret and remorse. So if you're interested in that work, in that area, I would really recommend reading her work as well. बहुत शुक्रिया. अच्छा, शफीक चौधरी साहब का सवाल है, उससे पहले है ना मुझे एक बात याद आई. ये जतोई साहब ने जो बात की ना मुकामी और महाजर के जो बायसेस हैं, ये बचपन की बात है. हमारे गांव में एक वो नहर छोटी सी होती थी, तो वहां पे खवातीन कपड़े भी धोती थी और वहीं पे वो नहाती भी थी. तो कुछ खवातीन नहा रही थी, कुछ देख रही थी कि कोई मर्द तो नहीं आ रहा. तो कोई बंदा उधर गुजरा तो एक खातून ने कहा, उसको वार्न किया कि भाई एक बंदा आ रहा है. तो दूसरी ने कहा कि नहीं नहीं ये शोधा मुहाजिर है. मतलब ये है कि यू गॉट द पॉइंट के मतलब ये मुहाजिर जो है वो बंदा नहीं है. तो ये शोधा मुहाजिर है. तो वो इस तरह से भी बाज जो एक्सप्रेशंस हैं जो कैजुअली उसमें पता चलता है. और मैं अलर्ट हुआ, मैं स्कूल में पढ़ता था उस जमाने में, तो मैंने सोचा कि ये जो शोधा मुहाजिर जो है ये भी तो बंदा ही है, लेकिन वो उनकी जो उसके बारे में जो आइडेंटिटी है उसमें वो बंदा नहीं है उस तरह से. ये बिल्कुल इनफैक्ट सिंध में तो हमें पता है obviously because ज़्यादा बात होती है about relationship सिंधी महाजर, but even पंजाब में कुछ इलाके इस तरह है, मुल्तान में, जहाँ पे अभी तक जो महाजर हैं उनको हिंदुस्तानी कहा जाता है. So there's an otherization even within. Which is very interesting. Bengal में भी इसी तरह हैं. There are different terminologies that are used. Very happy to take the next question. I will have to go in 8 minutes exactly, but I'm happy to take any more questions before that. शफीक साहब करिए आप सवाल फिर. अनम, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया. It was an awesome talk. और बातें जो आपने की, that is जो काम आप कर रही हैं खासतौर पे ब्रिजिंग के हवाले से, it is invaluable in such के it's priceless, I should rather say. अच्छा, जब तक मतलब as a scientist हम लोग ये समझते हैं कि there will be tools one day, then we will be able to get a holistic view of the history, what happened based on everything that happened is still available in this environment, so we'll be able to extract that. But until then, your work is the key to understand the history, or at least stories of it. जो सवाल है मेरा आपसे वो ये है कि how do you categorize, I mean not about your terminology, your methodology and stuff, I mean that there is nothing. So how do you categorize your work? You say it's like oral history. My perception is it's not just oral history, but it's like a piece of art. In the absence of the holistic view, this work that's going to be looked at as an artifact and tell us what happened in those kind of things. So do you have an understanding of you being an artist, or you want to leave it to the other people? And two, are you working on
having all this translated into some documentary? Because if when you recorded, do you have some of that material which probably can be put, not just books? I mean, yes, people read books, but not everybody. But is it a way to have that piece as a part of documentary so that people can actually watch it and relate to it, and that can be stored as a great artifact? Thank you so much. This is very kind words. Thank you very much. I do not consider myself an artist, but since I moved to Canada, apparently I qualify for all the artistic grants under this work. So I think that has helped me maybe recognize it a little bit more as that, because either writing is considered, and this kind of writing is considered artistic work. So, but thank you. Thank you very much. Sorry, your second question was? A documentary, yes. So interestingly, जो पहली किताब है Footprints of Partition, that was turned into a play recently, a theatre play. जो Goethe Institute, जो German Institute है, उनके साथ, और नापा जो कराची में है, उन्होंने perform किया, but because of COVID, unfortunately, बहुत small scale पे हुआ. We're trying to take that forward right now. उसमें through my work and through a colleague's work, we explore the different partition stories, bring forth those accounts, and that play is also becoming a documentary film. So there's a filming of that process, and also of the actor's relationship to partition, the character's relationship to partition, the documentary filmmaker, who's interestingly Syrian German, but her mother experienced the partition, if you can call it that, the division of the Berlin wall, Germany mein, East and West Germany. So she talks about her displacement from Syria and Germany, and why she became so interested in partition. So it's in post-production phase right now. And the goal will be कि different artistic mediums के through in stories को हम आगे लाएं, because as you're saying, किताबों की एक limited, unfortunately, outreach होती है. I do try to bring them into classrooms as much as I can, into conversations, जहाँ तक ला सकूं. एक limitation ये है कि सारे जो interviews हैं वो video पे इसलिए नहीं है, because as I mentioned before, sensitivity of the conversations, and because people get more guarded. So काफी ज़्यादा जो interviews हैं, in some cases I've had to just resort to note taking during the interview to make the person feel safe. And अगर आप किताब पढ़ेंगे तो mostly लोगों के नाम भी I've had to change. So that is because of the nature of the work itself. But इसको theatre में हमने काफी interestingly, we were able to use those different names and recreate those stories without putting anybody's life at risk. So. जी अनम आपका बहुत शुक्रिया. वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कहते हैं कि दो सवाल बड़े अहम हैं. एक ये है कि व्हाट इज सेड, और दूसरा ये है कि हाउ इट इज सेड. तो मैंने चूंकि आपकी रिसेंटली किताब पढ़ी है, तो दोनों क्वेश्चंस के हवाले से कॉन्ग्रेचुलेशंस. इट इज़ अ वंडरफुल वर्क. थैंक यू सो वेरी मच. और अगर आप कुछ जाते जाते बताना चाहें कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्शन टुडे, और बाकी जो दोस्त हैं उनसे मैं कहूँगा कि वो ग्रुप में शेयर करें कि हाउ वाज देयर एक्सपीरियंस. तो उसके बाद फिर आप, चूँकि आपने जाना है कहीं पे, तो शुक्रिया अगेन. जी अनु. Thank you so much for having me. It's honestly a privilege and an honor to be here. इतने amazing questions थे. I always enjoy these kind of conversations where people bring in their own experiences and such thoughtful questions, curiosity about research methodology, and especially because I think everybody's coming from a different background. So वो काफी interesting होता है, and I think these are exactly the kind of platforms we need, ताकि conversations जो हैं वो confined ना हो within certain disciplines, but हम उनके intersections देख सकें, and we can all kind of learn from each other. So I've learned a lot from everything everybody shared, from the questions. They've also made me think more deeply. So I'm just it was an honor being here. Thank you so much for giving me this platform. बहुत शुक्रिया. Thank you very much. Thank you very much. Take care. Hafiz.